हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे और मेरा इंट्रोडक्शन देते हुए मैं तुम लोगों को स्टार्ट कराती फैमिली लॉ। अब फैमिली लॉ हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे मतलब सबसे ईजिएस्ट वे में, ताकि जो इसे पहली बार पढ़ रहा हो उसे एक बार का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, एकदम सिंपल और ईजी लैंग्वेज में। अब पहले हम फैमिली लॉ पढ़ने से पहले ये भी तो देख लेते फैमिली होती क्या है। तो फैमिली इज कंसिस्ट ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। ठीक है, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटीज, परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज फैमिली क्या करती है, रिप्रोडक्शन, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, इकोनॉमिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। जब फैमिली आगे बढ़ती है तो किस बेसिस पे बढ़ती है ये बात आ जाती है। जैसे रिप्रोडक्शन हो गया हमारा, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, एक कॉन्सेप्ट, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, इन लॉ द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी राइट्स एंड ड्यूटीज लाइक मेंटेनेंस, मैरिज, गार्डियनशिप, सक्सेशन अराइज आउट ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। मतलब अगर आप किसी फैमिली का हिस्सा हो तभी तो आपको वहाँ से मेंटेनेंस और मैरिज का वो मिलेगा। अगर आपकी कोई फ्री में थोड़ी ना बोलेगा कि ये पड़ोस का बच्चा है, मैं इसको अपने सारे चार्जेस दे देता हूँ, अपना सक्सेशन दे देता हूँ, प्रॉपर्टी कर दूंगा इसके नाम, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो सब आपको एक फैमिली से जुड़कर ही आता है। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फैमिली कैसे हुआ। अब द सिस्टम ऑफ फैमिली द फैमिली सिस्टम हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम ड्यू टू कहाँ से हुआ, इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, जब वुमेन एम्पावरमेंट हुआ तब हुआ, लीगल रिफॉर्म्स। मतलब बहुत सारे चेंजेस की वजह से एक फैमिली डेवलपमेंट अलग अलग बढ़ता रहा है आगे। जैसे अर्लियर सोसाइटीज़ हैड लार्ज एंड ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम। जो पहले की फैमिलीज थी वो बहुत बड़ी थी। आज के टाइम में मॉडल फैमिलीज आती है तो वो स्मॉलर और इंडिपेंडेंट बनती जा रही हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पैट्रियार्कल फैमिली क्या होती है। पैट्रियार्कल फैमिली वो फैमिली होती है जिसका एल्डेस्ट मेल मेंबर, मतलब पहले हम देख समझते हैं। ठीक है, जहाँ पे मेल को ज़्यादा राइट्स होते हैं ओवर फीमेल्स। ठीक है, पैट्रियार्कल फैमिलीज इज़ द फैमिली वेयर द एल्डेस्ट मेल मेंबर इज़ द हेड। मतलब आपके दादाजी हो गए, पापा हो गए, वो जो एल्डेस्ट मेंबर होगा, घर का जो सबसे बड़ा आदमी होगा वो हेड होगा पैट्रियार्कल फैमिली का। और जो डिसेंडेंट लाइन, फैमिली लाइन इज ट्रेस्ड थ्रू द फादर। मतलब आप अपने पापा के नाम से जाने जाओगे, आपके पापा उनके दादा के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, तो उसी के थ्रू फैमिली लाइन ट्रेस होती है। प्रॉपर्टी इज़ यूजुअली इनहेरिटेड थ्रू द मेल लाइन। मतलब जो प्रॉपर्टी होती है वो मेल लाइन में ही ट्रांसफ़र होती है। मतलब जैसे दादाजी की प्रॉपर्टी तो आपके पापा के पास आई, पापा की प्रॉपर्टी भाई के पास। ठीक है, वुमेन मूव टू द हस्बैंड्स हाउस आफ्टर मैरिज। जब शादी हो जाती है तो बेटी बाप के घर से अपने पति के घर पे जाती है, उसको बोलते हैं पैट्रिलोकल सिस्टम। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। अगर कोई पैट्रियार्कल फैमिली है तो उसमें मेल डोमिनेंस रहेगा, मतलब इन डिसीजन मेकिंग। जो फैसला है घर के वो बड़े पापा लेंगे, दादाजी लेंगे। जो फादर हैज़ अथॉरिटी ओवर वाइफ एंड चिल्ड्रन। जो अथॉरिटी होती है बच्चे और माँ की, मतलब उसकी वाइफ की, तो वो एक फादर ही निभाएगा, मतलब मेल मेंबर। ठीक है, ये होता है कॉमन इन मोस्ट ट्रेडिशनल हिंदू फैमिलीज। अब हिस्टोरिकल इसको बोलते हैं हम एज अ पैट्रियार्कल सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं मैट्रिलिनियल फैमिली। जैसे हमने पैट्रिलिनियल फैमिली पढ़ा, ये इसको एकदम अपोजिट होता है। अपोजिट नहीं, मतलब फादर की जगह मदर को सारे राइट्स होता है, मतलब उसमें उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। एक मैट्रिलिनियल फैमिली वो होती है जो डिसेंडेंट होता है वो मदर लाइन के थ्रू ट्रेस होता है। ठीक है, जैसे नानी और माँ के नाम से जाना जाता है। प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट थ्रू फीमेल लाइन्स। तो जो प्रॉपर्टी होती है वो भी फीमेल लाइन में ही ट्रांसफ़र होती है। जैसे मेरी मम्मी की प्रॉपर्टी है तो वो मुझे मिलेगी, मेरे बाद वो मेरी बेटी को मिलेगी। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं वो माँ की फैमिली को बिलोंग करते हैं। जैसे अगर मेरी कोई बेटी हो तो वो मेरी मम्मी की फैमिली को बिलोंग करेगी। ठीक है, फीचर देखते हैं। वुमेन हैव एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन, जैसे पैट्रियार्कल में मेल्स की थी फीचर, और तो फिर मैट्रिलिनियन में वुमेन की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग होगी। हस्बैंड में लिव इन वाइफ्स हाउस। जो हस्बैंड होता है वो अपनी बीवी के घर भी रह सकता है, इसको बोलते हैं मैट्रिलोकल सिस्टम। मैटरनल अंकल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। मगर जिसकी भी शादी हुई तो वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस शादी में। ठीक है, जो मेल मेंबर होता है, मतलब मेल जिससे की शादी हो रही होती है। इन इंडियाज़ मैट्रिलिनियन सिस्टम वर फॉलोड बाय नेयर्स इन केरला एंड खसीस इन मेघालय। ये लोग ये सिस्टम फॉलो करता है। हाउएवर इवन इन मैट्रिलिनियन सिस्टम मेंस आर ऑफन कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। मगर वो प्रॉपर्टी पे भी उनका हिस्सा होता है, मतलब कंट्रोल करता है। ठीक है, बीवी एक हिस्सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मगर मैन भी नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको कम पोजीशन दी जा रही हो। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें एक हस्बैंड, वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे रह रहे होते हैं।
ठीक है। ये एक स्मॉल फैमिली यूनिट होती है, इंडिपेंडेंट लिविंग होता है, सेपरेट रेजिडेंस होता है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, मतलब कोई किसी पे निर्भर नहीं है, छोटी सी फैमिली है, सब कमा रहे हैं सब खा रहे हैं, वो वाला सिस्टम है। ठीक है। द सिस्टम इंक्रीज आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन माइग्रेशन इन मॉडर्न सिटीज़। ठीक है। जब से अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, शहर बड़े बड़े हुए, तो ये कॉमन जो मॉडर्न सिटीज़ है उनमें कॉमन है। ठीक है। अब देखते हैं जॉइंट फैमिली क्या होती है। अब जब हम जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ेंगे तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए जॉइंट फैमिली क्या होती है। तो जॉइंट फैमिली इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल जनरेशन लिविंग टुगेदर, जिनका एक कॉमन रेजिडेंस होता है, कॉमन किचन होता है, कॉमन प्रॉपर्टी होती है, और उनकी वर्कशिप भी एक ही होती है। मतलब सब एक साथ पूजा, मतलब मंदिर समझ लो एक जैसा होता है, पूजा पाठ सबका एक जैसा होता है, भगवान जी सबके एक जैसे होता है। इट इंक्लूड्स, अब जॉइंट फैमिली में कौन कौन होता है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कजन्स, मतलब जैसे तुम्हारे दादाजी हो गए, मम्मी पापा हो गए, चाचा चाची हो गए, उनके बच्चे हो गए। ठीक है। उसे बोलेंगे हम जॉइंट फैमिली। हेडेड बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर, मतलब जैसे दादाजी हो गए आपके एल्डेस्ट मेल मेंबर। जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, अब उसमें जो दादाजी की प्रॉपर्टी उसमें पापा का भी हक होगा, चाचा का भी होगा, ताऊ जी का भी होगा। ठीक है। और जो इनकम एंड एक्सपेंसेस आर शेयर्ड, मतलब जितने भी खर्चे और इनकम होंगी सब शेयर करेंगे, मतलब जैसे बिल आएगा तो सब आपस में डिवाइड करके बांटेंगे, उसे ऐसे बोलते हैं। ठीक है। जॉइंट फैमिलीज वर कॉमन इन एग्रीकल्चर सोसाइटीज़, मतलब जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हो गई, वैसे हमने देखा है कि अभी शहरों में तो फिर भी न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, छोटे छोटे परिवार होता है। अगर हम अभी भी गाँव की तरफ जाएँ तो अभी भी सारे के सारे लोग साथ में रह रहे हैं। ठीक है। अब जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट इन द हिंदू लॉ। ऑल पर्सन्स लाइनली डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन सिस्टर्स, देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। ठीक है। एक फैमिली जिसमें सारे के सारे कॉमन एंसेस्टर्स हो गए, कॉमन जिनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं। ठीक है। वो सारे रह रहे हैं, उनकी बीवियाँ, उनकी बेटियाँ, सब साथ में रह रहे हैं। इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और हिंदू एंशिएंट हिंदू लॉ एक्ट्स। लाइक आप देखते हैं कॉर्पोर सेनरी क्या होता है। ठीक है। कॉपर सेनरी एक नैरोअर बॉडी होती है जॉइंट हिंदू फैमिली में, जो कंसिस्ट करती है मेंबर हु एक्वायर प्रॉपर्टी बाय बर्थ। ठीक है। मतलब जैसे एक जॉइंट हिंदू फैमिली में एक बेटा होता है, ठीक है, तो बोलते हैं उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। मगर अब 2005 के अमेंडमेंट के बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट में डॉटर भी कॉपर सेनर्स है। ठीक है। मतलब उनका भी बर्थ राइट है, जिनको भी बर्थ राइट प्रॉपर्टी में मिलता है उन्हें कॉपर सेनर बोलते हैं। दे हैव इक्वल राइट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं मिताक्षरा और दया भागा क्या होता है। मिताक्षरा स्कूल ये रिटन बाय विजनेश्वरा है। ठीक है। जो मोस्टली फॉलो होता है इंडिया में, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम, वहाँ पे होता है दया भागा, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने पढ़ा, हाँ मैंने बताया कॉपर सेनरी राइट्स होता है जो बाय बर्थ मिलता है। ठीक है। तो मिताक्षरा में वही होता है, इसका मेन फीचर है। ठीक है। सन्स गेट इक्वल इंटरेस्ट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एट बर्थ, मतलब जब से वो पैदा होते हैं बच्चे, मतलब जब से बेटा पैदा हुआ है उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे मैंने बताया 2005 के बाद लड़कियां भी कॉपर सेनर्स हैं। ठीक है। जो 4 जनरेशन होती है वो कॉपर सेनर बन सकती है। जैसे मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, फिर वो मेरे भाई की हुई, फिर उसके बेटे की हुई, फिर बेटे के बेटे की। ठीक है। तो 4 जनरेशन आ जाती है इसमें। फिर हम देखेंगे इफ़ अ फादर हैज़ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी द सन ऑटोमेटिकली बिकम्स अ कोनर एट बर्थ। मतलब जैसे मेरे दादा की प्रॉपर्टी है, मेरे पापा बनेंगे पहले कॉपर एंसर्स, फिर मेरा भाई बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। इसमें कोई उसका ज़रूरत नहीं है फॉर्मेलिटी की। आप देखते हैं दया भागा क्या होता है। ये रिटन बाय जिमुत्तवाहना है। ठीक है। उन्होंने लिखा था ये, और ये फॉलो होता है वेस्ट बंगाल और असम में। मोस्ट ऑफ द इंडिया फॉलोज मिताक्षरा, और वेस्ट बंगाल और असम में होता है दया भागा फॉलो। जो कॉपरेसेंसी राइट्स है, मतलब जो बाय बर्थ राइट नहीं मिलते इसमें प्रॉपर्टी में बच्चे को, जब पिताजी की डेथ हो जाती है उसके बाद कोई बच्चा कॉपर सेनर बनता है। ठीक है। नो बर्थ राइट इन प्रॉपर्टी, सॉरी थोड़ा क्ला जाती हूँ मैं कभी कभी। फादर हैज़ एब्सोल्यूट कंट्रोल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, जो पापा का है उनका एब्सोल्यूट कंट्रोल रहेगा लाइफ टाइम। सन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर फादर्स डाइज, उसको तभी प्रॉपर्टी मिलेगी जब उसके पिताजी मर जाते हैं। ठीक है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। राइट ऑफ प्रॉपर्टी मिताक्षरा में बाय बर्थ मिल जाती है, दया भागा में आफ्टर की पिताजी की डेथ के बाद। फादर की पावर देखते हैं तो मिताक्षरा में लिमिटेड होती है, क्योंकि जब बाय बर्थ तो प्रॉपर्टी में राइट बेटे का भी है ना, और दया भागा में एब्सोल्यूट राइट, क्योंकि मरने के बाद ही मिलेगी, तब तक उन्हीं का है सब कुछ, तुम हीरो नहीं बन सकते उनके आगे। कॉपर सेनरी क्या होता है, जैसे मैंने बताया एग्जिस्ट ड्यूरिंग फादर्स लाइफ टाइम, मतलब पापा जिंदा भी हैं तभी भी बेटे का राइट है प्रॉपर्टी में। और दया भागा में नो कॉपर सेनरी राइट, मतलब कोई प्रॉपर्टी में हक नहीं है जब तक पापा हैं।
रीजन मोस्ट ऑफ इंडिया मिताक्षरा फॉलो करता है, वेस्ट बंगाल और असम दया भागा फॉलो करता है। फैमिली इज़ द बेसिक सोशल यूनिट कंसिस्टिंग बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड लॉ। ये वही है, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया। इसको पढ़ाऊँगी, दोबारा रिपीट करूँगी तो टाइम हो जाएगा बहुत, वीडियो छोटी रखेंगे हम लोग। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। एंशंट सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज में डिवाइडेड है ये। एंशंट सोर्सेज क्या है हमारे हिंदू लॉ के? श्रुतिस और स्मृतिस। पहले हम देखते हैं श्रुतिस, ये हमारा प्राइमरी सोर्स है। श्रुति का मतलब होता है विच इज़ हर्ड, मतलब जो भी हमने सुना हुआ होता है। ये है द मोस्ट ऑथोरेटिव टेक्स्ट, मतलब वेदास हो गया, ब्राह्मण्स हो गया, उपनिषद्स हो गया, ठीक है। ये हमारी श्रुतिस है। वेदास आर कंसिडर्ड डिवाइन एंड सुप्रीम, मतलब ये भगवान से तुलना किया है, मतलब उन्हीं के वर्ड्स वगैरह, ठीक है, जो उनसे सुना है और अपने गुरु से। हाउएवर दे मेनली कंटेन रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल, नॉट डिटेल लीगल रूल्स। इसमें मॉरल प्रिंसिपल्स लिखे, कोई डिटेल रूल्स नहीं लिखे हैं। अब स्मृति क्या होता है? श्रुति हमारा प्राइमरी सोर्स हो गया, स्मृति हमारा सेकेंडरी सोर्स हो गया, दैट विच इज़ रिमेंबर्ड, मतलब जो भी लिखा गया है। दीज आर रिटन टेक्स्ट बेस्ड ऑन श्रुति, जो सुना हुआ है उसी के रिटन टेक्स्ट एंड कंटेन्स रूल्स रिगार्डिंग सोशल कंडक्ट, मैरिज, इनहेरिटेंस। मतलब इसमें सोशल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, मैरिज कैसे होने चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, इनहेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टी क्या क्या राइट्स होते हैं, ठीक है, वो सब है। अब इंपॉर्टेंट श्रुति स्मृतिस क्या होती है? मनुस्मृति, इसे हैंड रिटन स्मृति भी बोलते हैं, ठीक है, यजनवल्क्य स्मृति और नारदवा स्मृति, ठीक है। स्मृति इज फ्रॉम द प्रैक्टिकल फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली। अब कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट में वही है मिताक्षरा, जो बाय बर्थ प्रॉपर्टी में राइट मिलते हैं, दया भागा जो पापा के मरने के बाद मिलते हैं, ठीक है। ये दो हिंदू लॉ हैं, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। कस्टम्स क्या होता है? कस्टम्स वो लॉन्ग स्टैब्लिश प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक कम्युनिटी बहुत टाइम से, मतलब कोई एंशंट बोलते ना कि पुराने रिवायत है, ठीक है, तो वो होता है। इट मस्ट वो एंशंट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, मतलब बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए कि इसमें कोई कठिनाई वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कोई पब्लिक पॉलिसी वो ब्रेक ना कर रहा हो, ठीक है। इन मैनी केसेस कस्टम ओवरराइड्स रिटर्न टैक्स, मतलब रिटर्न टैक्स को भी ओवरराइड कर जाती है, मतलब बोलते हैं ना कि हमारी रिवायत है, हम तो करते हुए आए, हम अब आगे भी करेंगे, ठीक है। अब मॉडर्न सोर्सेज देखते हैं अब हिंदू लॉ के, वो तो हमारे हो गए ट्रेडिशनल सोर्सेज, ठीक है, एंशंट सोर्सेज। मतलब अब मॉडर्न सोर्सेज में क्या आ जाता है? जब से हिंदू आफ्टर इंडिपेंडेंस हिंदू लॉ वॉज कोडिफाइड, मतलब पहले हम टेक्स्ट पे मतलब डिपेंड करके बोलते थे, अब हम मॉडर्न सोर्सेज को कोडिफाई कर दिया उन लोगों को, हिंदू लॉ को ही। उसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, दी देखना, मैरिज एक्ट है तो 1955 है, बाकी सारे 1956 है। सक्सेशन एक्ट हो गया, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हो गया, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो गया, ठीक है। दिस एक्ट ओवरराइड द एंशिएंट टेक्स्ट वेर एवर एप्लीकेबल, मतलब अब ज़्यादा हम मॉडर्न सोर्सेज को देते हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं मुस्लिम लॉ। अब मुस्लिम लॉ का जो मेन सोर्स है वो इस्लाम है, इस्लाम पर बेस्ड है वो। जैसे हिंदू लॉ कोडिफाइड है, वो इस मुस्लिम लॉ इतनी कोडिफाइड नहीं है एक्सेप्ट इन सम एरियाज, ठीक है। और इसके भी दो सोर्सेज है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स होगा उसका कुरान, ठीक है, फर्स्ट एंड सुप्रीम सोर्स। कुरान इज़ अ होली बुक ऑफ इस्लाम एंड द मेन सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इट कंटेन्स रूल्स रिगार्डिंग मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस एंड प्रॉपर्टी। क्योंकि कुरान को डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ अल्लाह कहा गया है, तो इसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, मेन प्रायोरिटी इसी को दी जाती है, ठीक है। सुन्ना का मतलब होता है ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, प्रॉफिट। सुन्ना रेफर्स टू प्रैक्टिसेस एंड सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, दे आर रिकॉर्डेड इन हदीथ कलेक्शन, दे एक्सप्लेन एंड क्लेरिफाई कुरान। ये भी कुरान को ही क्लेरिफाई कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इसके कलेक्शंस को हदीथ बोला जाता है और ये प्रैक्टिस एंड सेइंग्स है ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। अब जब हमें कुरान और सुन्ना दोनों में भी कोई समझ नहीं आता कि हम कहाँ से अपना वो निकालें, तो हम सेकेंडरी सोर्सेज यूज़ करते हैं। जब दीज आर यूज व्हेन कुरान सुन्ना डू नॉट क्लेरिफाई प्रोवाइड आंसर्स, मतलब जो सवालों के जवाब हमें चाहिए, अगर कुरान और सुन्ना दोनों में ही नहीं मिल रहे होंगे, तब हम उसके सेकेंडरी सोर्सेज देखते हैं। तो एक होता है इज्मा, कियास, ठीक है, पहले ये दो सोर्सेज देखते हैं। इज्मा का मतलब होता है कंसेंसस, ठीक है। इज्मा मीन्स एग्रीमेंट ऑफ लर्न स्कॉलर्स ऑन अ लीगल इशू, इट इज़ बाइंडिंग इफ देयर इज़ अ कंसेंसस अमंग जूरिस्ट। मतलब जब हमें कुरान और सुन्ना दोनों में कोई अपना आंसर नहीं मिल रहा होगा, तो हम इस बात में जो लर्न स्कॉलर्स होते हैं, जिन्होंने कुरान और सुन्ना पढ़ा होता है पूरा का पूरा, जिन्हें इस्लाम की नॉलेज होती है, तो वो किसी में अपना जजमेंट देते हैं, मतलब वो आपस में सलाह करते हैं, फिर उन्हें जो लगता है, तो फिर अगर वो सब उसके लिए राज़ी हैं तो उसको बोलते हैं कंसेंसस, ठीक है। तो फिर
उसी को लॉ मान लेते हैं, मतलब लॉ नहीं मान लेते, वो एप्लीकेबल कर देते हैं उस केस में। फिर हम देखते हैं क्यास। क्यास का मतलब होता है एनालॉजिकल डिडक्शन। ये तब एप्लीकेबल होता है जब इट इज़ अ सिचुएशन इज़ नॉट मेंशन इन कुरान, अ सिमिलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड थ्रू रीजनिंग। मतलब जो कुरान में मेंशन नहीं हुआ तो कोई सिमिलर सिचुएशन देखता है ऐसी जिसमें कोई केस हुआ और उन्होंने अपना वो दिया हो, ठीक है, तो उसी से वो एप्लीकेबल कर देते हैं उस केस के लिए भी। कस्टम जैसे हमने पढ़ा, जो प्रिंसिपल बहुत पहले से फॉलो होता है, एंशंट हो कोई रिचुअल, ठीक है, रीजनेबल हो, जो चलती आ रही हो प्रैक्टिस, रिवायत जैसे मैंने बताई थी। कस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड इफ इट डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट कुरान, इट इज़ रीजनेबल एंड सर्टेन। मतलब वो कुरान को अभी भी प्रायोरिटी रखा हुआ है, ठीक है। कस्टम्स ओवरराइड नहीं करते, ना हिंदू लॉ में ना मुस्लिम लॉ में। और जो कस्टम होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए। जुडिशियल डिसीजन देख लेते हैं। कोर्ट इन इंडिया इंटरप्रेट मुस्लिम लॉ प्रिंसिपल्स एंड सच डिसीजंस बिकम्स अथॉरिटेटिव। लेजिस्लेशन में ये मोस्टली जैसे मैंने बताया मुस्लिम लॉ अनकोडिफाइड है। सम इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट्स आर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बोलते हैं जिसे 1937, और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939, ठीक है। द एक्ट्स रेगुलेट एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ इन इंडिया। अब डिफ्रेंशिएट भी देख लेते हैं। जो हिंदू लॉ है वो मोस्टली कोडिफाइड है और मुस्लिम लॉ नहीं है, और ये प्राइमरी रिलीजियस है, मतलब बेस्ड ऑन वर्ड्स ऑफ अल्लाह एंड सुन्ना, ठीक है। मेन टेक्स्ट क्या होता है, वेदास और स्मृतिज, और उसके मेन टेक्स्ट है कुरान। स्कूल्स मिताक्षरा और दयाभागा, मुस्लिम लॉ में स्कूल्स है सुन्नी और सिया। कस्टम्स वेरी इंपॉर्टेंट, मगर एक्सेप्टेड इफ़ नॉट अगेंस्ट कुरान। कुरान को कि वो मेन प्रायोरिटी दी है, ठीक है। कोडिफिकेशन लार्जली कोडिफाइड है, जैसे मैंने बताया हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ नहीं है, मोस्टली अनकोडिफाइड। आप देख लेते हैं हम स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ आर द ब्रांचेज ऑफ हिंदू दैट डेवलप ड्यू टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन टेक्स्ट। जैसे दयाभागा और मिताक्षरा हमने पढ़ लिया है, ठीक है, जिसमें मिताक्षरा में बाय बर्थ राइट मिल जाता है बच्चों को, और दयाभागा में पापा की डेथ के बाद। मगर अब इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। मिताक्षरा इज द कमेंट्री रिटन बाय विजनेश्वरा ऑन द यज्ञवल्क्य स्मृति में, जो, ठीक है। आप देखते हैं एरियाज ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल और असम में, क्योंकि वहाँ पे दयाभागा फॉलो होता है। मोस्ट ऑफ द इंडिया में मिताक्षरा ही फॉलो होता है। बाय बर्थ राइट मिल जाते हैं सन को, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कॉपर सैनरी होती है 4 जनरेशन, जैसे पापा हो गए, फिर बेटा हो गया, फिर उनका पोता हो गया, फिर पोते का पोता हो गया, ठीक है। 4 जनरेशन होती है कॉपर सैनरी। जॉइंट फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ अ हिंदू फैमिली, मतलब चलती आ रही हो पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते हैं। लिमिटेड पावर ऑफ फादर कैन नॉट डिस्पोज ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विदाउट कंसर्न। मतलब कोई भी, मतलब जैसे चाचा ताऊ और पापा ही हैं, उनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता बिना किसी की कंसर्न के, मतलब सबकी कंसर्न मिलना ज़रूरी है किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। और 2005 के मिनट के बाद हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बेटियां भी कॉपर सेनर्स हैं, मतलब उनको भी पैदाइशी हक है अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। अब इनके सब स्कूल्स और मिताक्षरा क्या देख लेते हैं। 3M और बनारस स्कूल याद रखना, ठीक है। बनारस स्कूल हो गया, मिथाली स्कूल, महाराष्ट्र स्कूल, मद्रास स्कूल, जिसे द्रविदा स्कूल भी बोलते हैं। 3M और बनारस स्कूल ऑल फॉलो द सेम प्रिंसिपल विद माइनर रिलीजियन डिफरेंसेस। अब हम देखते हैं दयाभागा क्या होता है। रिटन बाय चिमुत्तवाहना, ठीक है, मोस्टली फॉलोड इन वेस्ट बंगाल एंड असम। मोस्ट ऑफ द, याद रखना, जो मिताक्षरा है मोस्ट ऑफ इंडिया, और दयाभागा है वेस्ट बंगाल एंड असम में, ठीक है। इसमें नो राइट बाय बर्थ, मतलब जब तक पिताजी की डेथ नहीं हो जाती सन को प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता। नो कॉपर सैनरी ड्यूरिंग फादर्स लाइफ टाइम। एब्सोल्यूट पावर ऑफ फादर, जब जो पूरी प्रॉपर्टी पापा की है तो एब्सोल्यूट पावर भी उन्हीं की होगी, बेस्ड ऑन रिलीजियस एफिशिएंसी स्पिरिचुअल बेनिफिट थ्योरी, ठीक है, ये उस पर बेस्ड है, स्पिरिचुअल बेनिफिट थ्योरी पे। ये हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे शिया और सुन्नी स्कूल, मतलब मुस्लिम लॉ में कौन से स्कूल्स होते हैं। एक होता है सुन्नी स्कूल और एक होता है शिया स्कूल। सुन्नी में हमारे 4 स्कूल्स आ जाते हैं। हनाफी स्कूल, ठीक है, जो भी है ना सब में देखना, सब में इमाम लिखा है, और जो स्कूल का नाम है ना वो भी आया है, ठीक है। तो फाउंडेड बाय इमाम अबू हनीफा। हनाफी स्कूल इज़ हनीफा, ठीक है, इमाम अबू हनीफा। ये मोस्टली इंडिया में फॉलो होता है, लिबरल और थोड़ा फ्लेक्सिबल है।
और कियास फॉलो करता है, मतलब एनालॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। फिर देखेंगे हम मलिक स्कूल, ये है फाउंडेड बाय इमाम मलिक, जैसे मैंने बोला मलिक स्कूल फाउंड बाय इमाम सब में आएगा और मलिक, ठीक है। ये कस्टम्स फॉलो करता है मदीना के और फॉलो होता है अफ्रीका में। फिर देखेंगे हम सैफ़ी स्कूल, सैफ़ी स्कूल वॉज फाउंडेड बाय इमाम सैफ़ी, सिस्टमैटिक यूज़ ऑफ इज़्मा एंड क्यास, दोनों का यूज़ करता है, इज़्मा का भी क्यास का भी। हमने इज़्मा क्यास पढ़ा था ना, मेन सोर्स सिया वो कुरान और सुन्ना हो गया। उसके बाद हम ये देखते हैं इज़्मा और क्यास, ठीक है, वो दोनों सैफ़ी स्कूल में फॉलो होता है, फॉलोड इन पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में। फिर देखेंगे हम हनबली स्कूल, इमाम, देखा हनबली है ना, लास्ट में हनबल आ गया, इमाम आ गया, बीच में डाल देना अहमद इब्न, ठीक है। तो ये फाउंडेड बाय अहमद, इमाम अहमद इब्न हनबल, ठीक है। ये वेरी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देता है, फॉलोड मेनली इन साउथ अरेबिया में फॉलो होता है। सिया स्कूल क्या होता है, सिया स्कूल आर अ माइनॉरिटी इन इंडिया, ठीक है, मतलब बहुत कम जगह फॉलो होता है। इसके 3 स्कूल हैं, एक हो गया इटना अशरी, मतलब 12ers, ये लार्जेस्ट सिया ग्रुप है, फॉलोड इन ईरान एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इस्माइली स्कूल फॉलोड इस्माइल एज इमाम, इंक्लूड्स बोरा कम्युनिटी इन इंडिया। फिर देखेंगे जैदी, जैदी जैसे बोलते हैं ना यमुना जैदी, अगर तुम पाकिस्तानी ड्रामा देखते होंगे तो जैदी से येमेन आ जाता है, याद रखना। डिफरेंस भी देख लेते हैं, 2 स्कूल्स होते हैं हिंदू लॉ में, और इसमें मल्टीपल है मगर वो ब्रांचेज हैं इसकी, ठीक है, सिया और सुन्नी स्कूल। मोस्ट ऑफ डिफरेंस कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट मिताक्षर एंड दया भागा, और इसकी इंटरप्रिटेशन है मुस्लिम लॉ की कुरान एंड सुन्ना। प्रॉपर्टी राइट्स मिताक्षर एंड दया भागा, और इसमें इनहेरिटेंस, डिफरेंस इन इनहेरिटेंस इन मैरिज रूल्स, मतलब अलग अलग होंगे। कोडिफिकेशन हिंदू लॉ मोस्टली कोडिफाइड है, मुस्लिम लॉ का अनकोडिफाइड है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2, ठीक है। वैसे अगर तुम लोग पढ़ोगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर अच्छा भी है, अगर मज़ा आता है इसे पढ़ने में, ठीक है। मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि तुम लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। जितने भी BA LLB वाले हैं उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है स्टार्टिंग में। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैरिज लॉज। अब मैरिज क्या होती है, ठीक है। मैरिज इज़ लीगली रिकग्नाइज्ड यूनियन बिटवीन 2 पर्सन दैट क्रिएट्स राइट एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन देम। एक मैरिज जब एक रिलेशनशिप फॉर्म होता है, ठीक है, तो उनके बीच में राइट और ऑब्लिगेशंस भी डालता है। इन अब 3 तरह की मैरिजेज होती हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे, हिंदू लॉ में, मुस्लिम लॉ में और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो हिंदू लॉ में मैरिज को एज अ सेक्रेमेंट देखते हैं, मतलब संस्कारा। मुस्लिम लॉ एक मैरिज को ट्रीट करती है एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम निकाह बोलते हैं। और स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज एक सिविल इंस्टीट्यूशन है, रेगुलेटेड बाय द स्टेट, ठीक है। सिविल इंस्टीट्यूशन, सिविल कॉन्ट्रैक्ट और सेक्रेमेंट इन हिंदू लॉ, ठीक है। दस द कॉन्सेप्ट वेरीज डिपेंडिंग ऑन पर्सनल लॉज एंड स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क, अलग अलग पर्सनल लॉ में के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। मतलब जैसे हिंदू लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, मुस्लिम लॉ में मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, ठीक है। अब पहले देखेंगे हम हिंदू नेचर देखते हैं इसका, ठीक है। हिंदू लॉ में हम मैरिज एज अ सेक्रेमेंट देखते हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल, और हिंदू लॉ में ये पोस्ट 1955 मतलब 1955 के बाद का है, तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट भी है, जिसमें हिंदू मैरिज में भी डिवोर्स परमिटेड है। मोनोगैमस मतलब इंसान सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। रिकग्नाइज्ड एज अ सोशल एंड रिलीजियस यूनियन, मतलब सोशल एज वेल एज रिलीजियस यूनियन देखा जाता है इसको। और मुस्लिम लॉ में निकाह को एज अ कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है, जिसमें हमें लव्स और एक्सेप्टेंस, मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है, जिसमें जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है, मतलब लव्स और कबूल होता है इसमें। अब जब हम ऑफर और एक्सेप्टेंस करते हैं तब कंसिडरेशन भी होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसमें देखेंगे हम उस कंसिडरेशन को बोलते हैं मेहर, मतलब डावर, जो लड़की को मिलता है, ठीक है। कैन बी डिजॉल्व, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, डिजॉल्व भी हो सकता है। और इसमें है पॉलीगैमी, मतलब 4 शादियाँ अलाउड है इसमें मुस्लिम्स मेल्स को, वो भी कंडीशंस के साथ, फीमेल्स को नहीं है। अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सिविल, प्योरली सिविल मैरिज है ये, ठीक है, मतलब कोर्ट के थ्रू ही हो जाता है सब कुछ, कोई रिलीजियस सेरेमनी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड सेकुलर प्रिंसिपल्स, मतलब सबके लिए ओपन है। और ये मोनोगैमी, इसमें भी तुम सिर्फ एक ही शादी कर सकते हो। एसेंशियल्स ऑफ मैरिज देख लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, तो ये सेक्शन 5 1955, ठीक है, ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। मोनोगैमी सिर्फ एक ही स्पाउस, मतलब
नीदर पार्टी शुड हैव अ लिविंग स्पाउस। ऐसा नहीं हो सकता अगर तुम्हारा एक पति जिंदा है तुम दोबारा शादी करने चले जाओ, ठीक है, सीधा केस होता है मोनोगैमी, ठीक है, लड़के पे ही होता है वैसे तो ज़्यादातर। साउंडनेस ऑफ माइंड, दोनों पार्टी एकदम रेडी होनी चाहिए और दिमाग भी बिल्कुल सही सेंस प्योर होना चाहिए। ये नहीं किसी पागल की शादी करवाने चले गए तुम लोग, फिर बोले मैं तो पागल था, इन्होंने मेरे को उठा के शादी करवा दी। मिनिमम एज देख लेते हैं, ग्रूम की होती है 21, लड़की की होती है 18। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है? प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पार्टी शुड नॉट बी विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज अनलेस कस्टम परमिट्स। मतलब कोई खून का रिश्ता होता है ना जिनका, मतलब भाई बहन, माँ बेटा, बाप बेटी, ये आपस में शादी नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, तो वो मैरिज वैलिड नहीं होती। सेपेंडा का मतलब होता है जो वो फैमिली लाइन पड़ी थी ना हमने डिसेंडेंट्स वाली, तो आप उसमें नहीं शादी कर सकते, मदर की 3 जनरेशन और फादर की 5, ठीक है, तो वो होती है सेपेंडा। फेलियर ऑफ सम कंडीशंस में मेक मैरिज वॉइड और वॉइडेबल, ठीक है, वॉइड मतलब शुरू से ही वो वैलिड नहीं होती, और वॉइडेबल जो पहले वैलिड होती है मगर बाद में जाके उसे वॉइड कर सकते हैं, मतलब अब ये मायने नहीं रखती शादी, ठीक है। मुस्लिम लॉ में देखते हैं प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इन वन सिटिंग, मतलब एक जना होगा जो प्रपोजल देगा, लफ्ज़ और कबूल, ठीक है। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, मतलब मुस्लिम लॉ में शादी करने के लिए दोनों मुस्लिम होने चाहिए फॉर वैलिड मैरिज, मुस्लिम मैरिज, ठीक है। साउंड माइंड एंड प्यूबर्टी, मतलब जो मुस्लिम्स में होता है वो प्यूबर्टी 15 में बोलते कि अटेंड कर लिया इन्होंने, ठीक है। महर डावर, मतलब वो मैंडेटरी है महर, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मुस्लिम लॉ में महर आ जाता है, जो मैंडेटरी होता है, जो लड़की को मिलता है। नो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ब्लड, फर्स्ट एज और एफिनिटी, मुस्लिम लॉ में कजन्स में शादी अलाउड होती है मगर रियल भाई बहन में नहीं होती, ठीक है। मैरिज में भी वलीद, जिसे शाही बोलते हैं, इरेगुलर, फसीद, वॉइड, बातिल, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट में मोनोगैमी, एक शादी हो सकती है, साउंड माइंड, ठीक है, मिनिमम एज 21 और लड़की की 18, मेल की 21, लड़की की 18, वो भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, मतलब भाई बहन, माँ बेटी, बाप बेटा नहीं होना चाहिए। नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज मस्ट बी गिवन टू द मैरिज ऑफिसर, अब पहले वहाँ पे लिखवाना पड़ता है कि हमें शादी करनी है, ड्यूट वगैरह लेनी पड़ती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हम इसका ये इसी में देख लेंगे, जो हिंदू मैरिज में है वो ऑप्शनल है, ठीक है, वेरीज बाय स्टेट, डिपेंड करता है स्टेट पर, और जो मुस्लिम लॉ है में वो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि पहले उनका वो हो जाता है ना निकाहनामा, और स्पेशल मैरिज एक्ट में तो कंपलसरी, जब तुम कोर्ट में शादी कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन तो होगा। आप देख लेते हैं मैट्रिमोनियल रिलीफ, ठीक है। मैट्रिमोनियल रिलीफ वो रेमेडीज़ होती हैं जब दो पति पत्नी साथ में नहीं रह पा रहे होते हैं, तो फिर शादी को ख़त्म करने के लिए क्या क्या होता है, ठीक है, अगर वो नहीं चला पा रहे शादी। एनलमेंट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स। एनलमेंट ऑफ मैरिज मतलब शादी कब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाती है, ठीक है, जैसे वो कभी हुई नहीं थी, अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 24 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, दोनों के दोनों साथ ही है, दोनों के वॉइड और वॉइडेबल सेम ही है, ठीक है। बायगैमी, अगर एक स्पाउस जिंदा है तो तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। पार्टीज विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री, कोई भाई बहन नहीं होना चाहिए, जनरेशन में शादी नहीं होनी चाहिए। सेपेंडल रिलेशनशिप, वो पहले से ही वॉइडेबल मैरिज होती है, ठीक है। सच मैरिज इज ऑटोमेटिकली इनवैलिड, कोई जायज़ नहीं होती वो शादियाँ। वॉइडेबल मैरिज क्या होती है? अगर शादी हो गई उस टाइम पे तो वैलिड थी, बाद में जाके वो वॉइडेबल हो सकती है अगर वो केस करे तो, मतलब इम्पोर्टेंसी, कोई भी पार्टी इम्पोर्टेंट हो दोनों में से, या इधर स्पाउस और वो इधर स्पाउस, कोई सा भी, ठीक है। लैक ऑफ वैलिड कंसेंट, शादी ज़ोर ज़बरदस्ती से कराई हो। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, बाद में जाके वो पागल हो गया हो, या तो जब शादी हो रही हो तो बीवी है वो किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो, ठीक है। प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ बाय अनदर पर्सन एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो बच्चा उसका नहीं हो जिससे उसे शादी हो रही हो, किसी और का बच्चा हो, ठीक है, शादी के टाइम पे ही वो प्रेग्नेंट हो। वॉइडेबल मैरिज रिमेन्स वैलिड अनलेस अनल्ड बाय कोर्ट डिक्री, तब तक जब तक उसे कोर्ट एनल नहीं कर देता तब तक वो शादी वैलिड ही रहती है। आप देखेंगे अब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है। इफ़ वन स्पाउस विड्रॉज फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर विदाउट रीजनेबल कॉज, द अग्रीड स्पाउस में पेटिशन द कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन। अगर किसी स्पाउस मतलब अगर जैसे कोई पति है वो अपनी पत्नी को निकाल दे बिना किसी वैलिड रीज़न के कि तू अब मेरे घर पे नहीं रहेगी, मगर लड़की बोल सकती है कि मुझे इसी के साथ रहना है, तो कोर्ट उसे बोलेगा कि तुझे उसको रखना पड़ेगा अपने साथ, ठीक है।
मगर जो विड्रॉल होना चाहिए वो अनजस्टिफाइड होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए अगर उसने उसे निकाला है तो किसी वैलिड रीज़न भी नहीं मायने रखता, मगर कोई किसी को ऐसे नहीं निकाल सकता, ठीक है। और जो पेटिशन हो वो गुड फेथ, मतलब अच्छे उसे डाला हो। और अगर वो लोग साथ नहीं रहते 1 साल तक तो इस ग्राउंड्स पे वो डिवोर्स भी ले सकता है। अब हम देखेंगे जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है। सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 23 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। तो शादी ख़त्म नहीं होती, मगर जो हस्बैंड और वाइफ है वो दोनों अलग रहते हैं, उसे बोलते हैं जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन अलाउज स्पाउसेस टू लिव सेपरेटली विदाउट डिसॉल्विंग मैरिज। अब किस बेसिस पे वो होता है, ग्राउंड्स पे होता है जुडिशियल सेपरेशन? अडल्ट्री, या हस्बैंड या वाइफ दोनों ही किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में होंगे, ठीक है, अपने पार्टनर के सिवाय, ठीक है। क्रुएलिटी, डिसर्शन, कन्वर्जन, मेंटल डिसऑर्डर, वनरेबल डिजीज़, कोई भी फैलने वाली डिजीज़, ठीक है। तो इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? नो ऑब्लिगेशन टू कोहेबिट, कोई ड्यूटी नहीं होती कि तुम्हें रहना ही रहना है साथ में, मगर जो मैरिज होती है वो चल रही होती है लीगली, ठीक है। मगर अगर 1 साल तक वो दोनों साथ नहीं रहे तो उस ग्राउंड्स पे पति या पत्नी दोनों में से कोई भी डिवोर्स ले सकता है। अब डिवोर्स का मतलब तो तुम सभी को पता होगा, जब परमानेंट शादी ख़त्म ही कर देते हैं दोनों पति और पत्नी, ठीक है। अब हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13(3) अब किस बेसिस पे वो ले सकते हैं? अडल्ट्री हो गया, ठीक है, क्रुएलिटी, डिजर्शन, कन्वर्जन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कम्युनिकेबल डिजीजेस जो फैलती है, रिनंशिएशन, संन्यास ले लिया पति ने और या फिर उसका पता ही नहीं है कि जिंदा है या मर गया, ठीक है। एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ वाइफ मतलब बाईगैमी बाय हस्बैंड, मतलब उसका दूसरी जगह उसने शादी कर ली होगी, ठीक है। रेप, सोडोमी, स्टेलिटी, नॉन रिजम्पशन आफ्टर मेंटेनेंस हिस्ट्री, ठीक है। अब डिवोर्स होता है म्यूचुअल कंसेंट से भी, ठीक है। लिविंग सेपरेटली फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा अलग ले रहे हो, जैसे जुडिशियल सेपरेशन में हमने बड़ा म्यूचुअल एग्रीमेंट दोनों ही चाहते हो कि हम लोगों को नहीं रहना साथ। अब एक कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है ताकि उन लोगों को बोला जाए कि तुम लोग साथ रह के देख लो, अगर चलता है तो चला लो, ठीक है। जनरली 6 मंथ कैन बी वेव्ड बाय कोर्ट, ठीक है। थ्योरीज ऑफ डिवोर्स देख लेते हैं। एक होती है फॉल्ट थ्योरी, मतलब जिसमें हस्बैंड या वाइफ दोनों की गलती होती है, उस बेसिस पे वो लोग डिवोर्स ले रहे हैं, मतलब अडल्ट्री, क्रुएलिटी, डिसर्शन दोनों में से कोई भी इन्वॉल्व हो। म्यूचुअल कंसर्न दोनों की मर्जी से हो गया, ठीक है। ब्रेक डाउन थ्योरी, मतलब बहुत पूरी तरह शादी टूट चुकी है उनकी, ठीक है। जुडिशियली सुप्रीम कोर्ट में ग्रांट डिवोर्स, ठीक है। कंसर्न थ्योरी जिसमें फॉल्ट थ्योरी और म्यूचुअल कंसर्न थ्योरी दोनों ही फॉलो होती है, उसको बोलते हैं कंसर्न थ्योरी, दोनों पार्टी अपनी मर्जी से ले रहे हैं डिवोर्स। कंडीशन भी देख लेते हैं मैट्रिमोनियल रिलीफ की। जो पेटिशनर है जिसने केस फाइल किया है वो उसका एडवांटेज ना उठा रहा हो, ठीक है। और कोई डिले नहीं किया हो, जल्दी जल्दी उसने, मतलब जैसे उसे लगा कि हम साथ नहीं रह सकते उसने केस फाइल कर दिया बिना अननेसेसरी डिले करे। नो कॉलिजन बिटवीन पार्टीज, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। और डिवोर्स भी ऐसे लेना चाहिए कि अब तुम माफ़ करने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है, तुम नहीं रहना चाहते बिल्कुल ही उसके साथ, और जो पेटिशनर हो उसकी कोई गलती ना हो, ठीक है। अब 4 हो गए ना कि किस किस मैट्रिमोनियल रिलीफ क्या होता है। एनलमेंट इफेक्ट्स ऑफ मैरिज देखता है और मैरिज का स्टेटस देखता है। एनलमेंट बिल्कुल शादी ख़त्म कर देता है, ऐसा हो जाता है कि शादी कभी हुई नहीं थी। रेस्ट्रिक्शन में कोर्ट ऑर्डर देता है कि तुम लोगों को साथ रहना पड़ेगा और शादी चलती रहती है, ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन में दोनों अलग अलग रह सकते हैं मगर शादी कंटिन्यू रहती है। और डिवोर्स में शादी ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है मैट्रिमोनियल, ठीक है। अब देखते हैं मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ फॉर मुस्लिम्स में क्या होता है। अब जब एक कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम लॉ में मैरिज, तो वो डिज़ोल्व भी हो सकता है बाई वेरियस मोड से। अब वो लोग, पति भी शादी ख़त्म कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है, दोनों मिलकर भी कर सकते हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट, और कोर्ट के थ्रू भी कर सकता है। तो जो डिसोल्यूशन बाय हस्बैंड होता है तो वो तलाक होता है, मतलब यूनिलैटरल डिवोर्स होता है, एक तरफा हस्बैंड के थ्रू। जब तलाक मीन्स रेपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय द हस्बैंड, मतलब शादी हस्बैंड ख़त्म कर रहा होता है। तो जो मोस्ट अप्रूव फॉर्म होता है उसे बोलते हैं तलाकुल सुन्नत, मतलब उसमें 2 तरह के तलाकुल सुन्नत होते हैं, एक होता है एहसन और एक होता है हसन। एहसन में जब लड़की पीरियड्स पर होती है, मतलब जो उसकी वाइफ होगी वो पीरियड्स पर होगी अपने पीरियड ऑफ प्योरिटी में, तो वो उसे सिंगल प्रोनाउंसमेंट कर देगा कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, ठीक है, तो उसे बोलेंगे एहसन। इसे बोलते हैं मोस्ट प्रॉपर फॉर्म। हसन में वो जब जैसे फर्स्ट 3 महीने में उसको 3 बार पीरियड्स आए, उसने उसे सिंगल सिंगल प्रोनाउंस करता रहा, ठीक है, तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, ठीक है, तो उनकी तलाक हो जाती है। ये रिवोकेबल होता है इद्दत के टाइम पे, ठीक है। तलाकुल बिद्दत,
वो देखिए हक मूवी, उसमें था तलाकुल बिद्दत, जैसे जो शाहबानो बेगम थी उसके पति ने उसको डिवोर्स दिया था, मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, एक ही बारी में 3 तलाक बोल दिया उसने, ठीक है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। इसके लिए पनिशमेंट भी मिलती है 3 साल की, और ये इलीगल है। और फिर वाइफ को मेंटेनेंस और कस्टडी दोनों मिलती है। जब गुस्से में कोई किसी को बिना सोचे समझे तलाक दे देता है, उसको बोलते हैं तलाकुल बिद्दत, ठीक है, ट्रिपल तलाक। इला का मतलब क्या होता है? जब इला का मतलब होता है जब हस्बैंड कसम खाता है कि वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा, ठीक है, 4 महीने तक, और वो सही में नहीं करता, 4 महीने तक उनके बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता, तो मैरिज खुद ही डिजोल्व हो जाती है, उसे बोलते हैं इला। फिर हम देखते हैं जिहर क्या होता है। अगर हस्बैंड किसी भी फीमेल रिलेटिव को, ठीक है, जो उसकी प्रोहिबिटेड डिग्री मतलब ब्लड रिलेशन में आ जाता है, ठीक है, जैसे उसकी खुद की माँ ही हो गई समझ लो, तो वो अपनी बीवी को उससे कंपेयर कर दे कि मेरी माँ को तो इतना खाना अच्छा बनाना आता है, मतलब कोई बड़ी बात करके अपनी माँ की अपनी बीवी को जोड़ दे कि तेरे को तो ये भी नहीं आता, तो वो इस ग्राउंड्स पे भी उससे डिवोर्स ले सकती है, ठीक है, मतलब हस्बैंड ले सकता है, और मैरिज सस्पेंड हो जाती है। डिसोल्यूशन बाय वाइफ, ठीक है, तलाक के तफवीज़, डेलीगेट अथॉरिटी, मतलब हस्बैंड बीवी को राइट दे देता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तू मेरे से तलाक ले लेना, मतलब कंडीशन रख दे। इफ़ कंडीशन फुलफिल, और जब वो कंडीशन सही में फुलफिल हो जाती है तो वाइफ खुद प्रोनाउंस आ सकती है तलाक अपॉन हर सेल्फ, ठीक है। खुला का मतलब होता है जब खुद बीवी चाहती है कि मैं इसे डिवोर्स ले लूँ, और जब वो खुद चाहती है कि मैं इसे खुद डिवोर्स लेती है, तो उसको जो मेहर होता है वो वापस करना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से डिवोर्स ले रही होती है, मगर उसमें उसको हस्बैंड की भी कंसर्न, मतलब उसको भी मानना पड़ेगा, हस्बैंड भी को भी कबूल करना पड़ेगा कि ये मेरे से डिवोर्स ले रही है। सॉरी। मुबारत क्या होता है? मुबारत का मतलब होता है म्यूचुअल कंसर्न से हो रहा है दोनों की, ठीक है, उसे मुबारत बोलते हैं, जब दोनों ही पार्टीज चाहती है कि अलग हो जाए हम लोग। अब जुडिशियल वे में क्या होता है, ठीक है, मुस्लिम्स में देखते हैं, जो क्रुएलिटी और डिजर्शन वगैरह था वो तो सब में ही आएगा। इसमें कुछ स्पेशल ग्राउंड्स भी हैं। अगर हस्बैंड 4 साल से मिसिंग है तभी भी मुस्लिम्स में वाइफ डिवोर्स ले सकती है। अगर वो उसे 2 साल से पाल नहीं पा रहा है, मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तभी वो डिवोर्स ले सकती है। अगर 7 साल से पति जेल में है वो तभी भी डिवोर्स ले सकती है। और जो उसकी मैरिटल ऑब्लिगेशन है, मतलब जो उसकी ड्यूटी है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो तभी भी डिवोर्स ले सकती है। इंसानिटी, पागल हो गया, लेप्रोसी, उसको वो डिजीज है जो फैलती है, ठीक है, ये सब उस बेसिस पर भी डिवोर्स ले सकती है। ये सब वही है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, भाई तुम लोग ना ऐसे एक बार तुम लोगों ने अगर नोट्स बनाए होंगे ना तो तुम लोग उससे भी पढ़ लेना, क्योंकि एक बार तुम्हें समझ आ जाएगा, उसके बाद तुम दोबारा पढ़ोगे तो तुम्हें ये नहीं लगेगा ना कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो तुम्हें ऊपर ऊपर से रिवीजन रहेगा कि हाँ हमने ये देखा तो है, ठीक है। एग्ज़ाम में कुछ छोड़ कर मत आना, जितने भी बीए वाले हैं, BLLB वाले हैं, तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। अब हम देखेंगे मेंटेनेंस क्या होता है, ठीक है। मेंटेनेंस का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट जब गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर। वैसे तो यूजुअली हस्बैंड देता है, मगर हस्बैंड भी ले सकता है मेंटेनेंस अपनी वाइफ से, जो अपने आप वो अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता तो, ठीक है। अब मेंटेनेंस में क्या आ जाता है? फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, रेजिडेंस हो गया, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, एजुकेशन हो गया, बेसिक लिविंग नीड्स हो गई। मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। एक होता है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट, मतलब ड्यूरिंग के जब केस चल रहा होता है और वो मेंटेनेंस मांग रहा होता है, उसका लीगल खर्चा भी उठाता है, जैसे जिसके अगेंस्ट वो होता है। अब हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस, वाइफ भी कर सकती है। और जब तक केस चल रहा होता है ना, जैसे डिवोर्स का हो, चाहे जुडिशियल सेपरेशन का हो, रेस्टिट्यूशन का हो, तभी भी वो मेंटेनेंस ले सकता है, ग्रांट हो जाता है मेंटेनेंस ड्यूरिंग केस। जब एक हस्बैंड या वाइफ के पास कोई इंडिपेंडेंट सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो उस दूसरे पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मेंटेनेंस दे, या तो वो मंथली मेंटेनेंस दे, या लिटिगेशन मतलब लीगल एक्सपेंस दे, ठीक है। और ये टेम्परेरी होता है नेचर में। अब परमानेंट जब डिवोर्स हो जाता है तो बोलते हैं ना एलिमनी, जो लड़की को मिलती है, लड़का भी मिलता है शायद से, और मेंटेनेंस, ठीक है, ग्रांटेड एट द टाइम ऑफ पासिंग डिग्री, जब कोर्ट फाइनल फैसला दे देता है ना कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, तब मिलता है। लमसम अमाउंट या तो एक ही साथ सारे पैसे दे दिया, मंथली या पीरियोडिकल पेमेंट, ठीक है। और हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है और वाइफ भी कर सकती है। कोर्ट कंसिडर करती है मेंटेनेंस देने के लिए इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द पार्टीज,
कंडक्ट ऑफ पार्टीज, अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ केस, अलग अलग, कोई मतलब ऐसा नहीं है कितनी मिलेगी, कोई वाला वो नहीं है परमानेंट दे रखा फिक्स्ड हो, ठीक है, कि इतना ही देना है। तो सब डिपेंड करता है कैसे देना है, क्या मिलेगा दोनों पार्टीज को देख के। मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स वाइफ, ठीक है। अब हिंदू लॉ में जो डिवोर्स वाइफ है उसको मेंटेनेंस मिलता है, ठीक है, अंडर सेक्शन 125 CRPC और भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से, ठीक है, स्पीडी रेमेडी है ये। अब जो हिंदू वाइफ है वो अपना मेंटेनेंस कब खो सकती है, ठीक है, अगर वो दोबारा शादी कर ले तब, या तो वो उसका खुद ही उसका किसी और के साथ चल रहा हो फिर तब, ठीक है, इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री, या तो फिर वो अगर सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब खुद कमा के खुद खा सकती है, ठीक है, तो फिर कोर्ट रिड्यूस कर देती है मेंटेनेंस या फिर कैंसिल कर देती है। मेंटेनेंस ऑफ निग्लेक्टेड वाइफ, मतलब जो वाइफ को उसका पति छोड़ चुका हो या डिवोर्स नहीं हो या वैलिड रीजन से उन्हें जुडिशियल सेपरेशन दे दिया हो, ठीक है, उसका ध्यान ना रख रहा हो, डिजर्टेड, इलरेटेड और निग्लेक्टेड विदाउट रीजनेबल कॉज, बिना किसी रीजनेबल कॉज के, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। आप देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ अ माइनर चिल्ड्रन। जो माइनर चिल्ड्रन है, माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन कैन एंटाइटल टू मेंटेनेंस, मतलब कोई भी जायज़ बच्चा, ठीक है, वैलिड चाइल्ड जो वैलिड मैरिज के बीच में पैदा हुआ हो, वैसे तो हर कोई लेजिटिमेट ही रहता है, अभी हम वो पढ़ेंगे लेजिटिमेसी आगे, ठीक है। तो मेंटेनेंस में माइनर चिल्ड्रन की मदर और फादर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब माइनर के एक्सपेंसेस, एजुकेशन, मेडिकल, मैरिज एक्सपेंसेस इन केस ऑफ डॉटर, चाहे वो मेजर ही क्यों ना हो गई हो, ठीक है, तो वो देना पड़ता है। इवन आफ्टर डिवोर्स फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती चिल्ड्रन के उस पर, ठीक है। और द राइट ऑफ चिल्ड्रन इज डिपेंडेंट ऑफ द मदर्स क्लेम, मतलब उस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी मम्मी ने कैसा क्लेम किया है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स, अब ऐसा नहीं है कि तुम अपनी बीवी या सिर्फ बच्चे के लिए ही हो, अगर जो माँ बाप हैं खुद को मेंटेन नहीं कर सकते तो वो भी मेंटेनेंस कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बेटे से मेंटेनेंस ले सकते हैं, खर्चा वो अपनी बेटी या बेटे दोनों से ही ले सकते हैं। अगर एज पेरेंट है, अपने आप को नहीं पाल पा रहे हैं वो, तो उनका राइट है कि वो कोर्ट के थ्रू भी लेगा सकते हैं अगर बच्चे नहीं दे रहे हैं तो, ठीक है। मेंटेनेंस है वो राइट है, चैरिटी नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट। हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट सब्सटेंटिव पर्सनल लॉ स्टैट्यूट दैट गवर्न्स मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट्स विदाउट डॉटर इन लॉ, मतलब बहू भी होती है, ठीक है, वो भी उसको भी मेंटेनेंस का राइट होता है अगर उसका पति मर चुका है तो, एंड डिपेंड्स अमंग हिंदूज। अब ये लॉ अप्लाई है हिंदूज, सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट, ठीक है। अब मेंटेनेंस फिर से इंक्लूड करता है फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, रहना, एजुकेशन बच्चों का, मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे चाहे माँ बाप हो कोई भी हो, ठीक है। इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर रीजनेबल मैरिज एक्सपेंस, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, ठीक है, राइट टू मेंटेनेंस बीवी को भी है। अ राइट इज एंटाइटल टू बी मेंटेन बाय हर हस्बैंड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, मतलब उसे ज़िंदगी भर देना पड़ेगा अगर उसने क्लेम कर चुकी हो मेंटेनेंस। इफ़ शी लिव सेपरेटली एंड स्टिल क्लेम मेंटेनेंस, अगर वो अलग रह रही है वो तब भी क्लेम कर सकती है अगर उसका हस्बैंड गिल्टी हुआ उसकी क्रुएलिटी, मतलब उसने उसको ज़्यादा ज़्यादती की हो, ठीक है, या तो फिर उसकी कोई दूसरी भी हो जिसके साथ वो रह रहा हो, या तो उसकी कोई कॉन्क्यूबिन हो, मतलब कोई बोलते हैं ना मिस्ट्रेस, उसको रखा हो उसने अपने लिए, और या तो फिर पति अलग रिलीजन में कन्वर्ट हो गया हो तभी भी, एनी अदर जस्टिफेबल कॉज। और कब एक वाइफ अपने मेंटेनेंस खो जाती है, अगर वो खुद अडल्ट्री या अनचेस्ट है, मतलब खुद ही उसमें हो, अफेयर चल रहा हो उसका, या वो खुद किसी अलग रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ अ विडो डॉटर इन लॉ, एक बहू भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है किससे, अपने फादर इन लॉ से, ठीक है, मगर उसमें कंडीशंस है, वो अपने आप को मेंटेन ना कर पा रही हो, ठीक है, उसकी कोई खुद की प्रॉपर्टी ना हो, या तो फिर हो भी उसके पति की स्टेट वो उसके लिए सफिशेंट ना हो, ठीक है, या तो उसका कोई बेटा या बेटी ना हो जो केपेबल हो उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब उसको मेंटेन करने के लायक ना हो। द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ फादर इन लॉस प्रॉपर्टी, मतलब वो सिर्फ तभी तक वहीं तक लिमिटेड है उसके मतलब ससुर जी की प्रॉपर्टी तक, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन इन एज पेरेंट्स, अब हिंदू लॉ में बाउंड है टू मेंटेन द लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, ठीक है, चाहे बच्चा जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो,
उसको मेंटेन करना उनका राइट है मेंटेनेंस का, ठीक है। अनमैरिड डॉटर्स इवन आफ्टर मेजॉरिटी इफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, कोई किसी आदमी है जिसने अपना बच्चा छोड़ दिया, ठीक है, अगर वो लड़की अनमैरिड है उसका तभी भी राइट है उस मेंटेनेंस का, अगर वो खुद कमा नहीं सकती तो। एज्ड एंड इन्फर्म पेरेंट्स, मतलब माँ बाप के प्रति भी है माँ बाप को भी है मेंटेनेंस का राइट, अगर वो भी नहीं पाल सकते अपने आप को। बोथ सन एंड डॉटर्स आर इक्वल ऑब्लिगेशन टू मेंटेन पेरेंट्स, ये नहीं है कि बेटे बेटे का ही है कि तू ही देगा, बेटी को से भी ले सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस माइनर चाइल्ड इज एब्सोल्यूट। मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ हिंदू सर्टेन डिपेंडेंट्स कैन मेंटेनेंस फ्रॉम द डिसीज्ड एस्टेट्स, मतलब कौन किसी मरे हुए कोई हिंदू फैमिली में कौन कौन प्रॉपर्टी ले सकता है, ठीक, मेंटेनेंस ले सकता है मरे हुए की प्रॉपर्टी से। डिपेंडेंट्स इंक्लूड विडो, ठीक है, कोई विधवा हो गई, ठीक है, उसका माइनर बेटा, अनमैरिड डॉटर, एज्ड पेरेंट्स, ठीक है, जिनका जवान बेटा वो भी अपनी बेटे की प्रॉपर्टी ले सकता है, विधवा बहू, ठीक है, वो भी ले सकती है। अदर स्पेसिफाइड रिलेटिव्स मेंटेनेंस पेबल आउट ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, मतलब जो मेंटेनेंस होगा वो प्रॉपर्टी से मिलेगा, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से जो आ रही हो चलती हुई फैमिली में। फैक्टर डिटरमाइनिंग अमाउंट, पोजीशन, स्टेटस ऑफ पार्टी, अब कोई तुम्हें मेंटेनेंस देगा तो उसका भी तो देखा जाएगा वो तुम्हें कैसे दे सकता है पैसे। अगर तुम किसी गरीब से बोलो ये मुझे 1,00,000 रुपये देगा तो वो बेचारा कहाँ से देगा, तो पहले ये चीज़ें कंसिडर की जाती है, पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ पार्टीज, ठीक है, लेने वाले की भी और देने वाले की भी। जैसे मैंने बताया कोई अंधा क्लेम नहीं मार सकता कि मुझे करोड़ रुपए चाहिए तो मुझे चाहिए, कहाँ से देगा भाई वो, तो रीजनेबल क्लेम होना चाहिए, ठीक है। इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द पार्टीज, ये नहीं हो सकता अगर किसी अमीर लड़की ने किसी गरीब लड़के से शादी कर ली, ठीक है, तो वो बोल रही है कि ये कहीं से भी लाएगा मगर मुझे चाहिए इतना पैसा, तो दोनों की प्रॉपर्टी देखी जाती है, दोनों का, ठीक है, कहीं वो ही उससे पैसे ले ले उल्टा लड़की से कि तू ज़्यादा अमीर है तू दे, ठीक है। अब फिर नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, अब ये भी देखा जाना चाहिए जब अगर कोई घर परिवार वाला आदमी है तो वो अपने माँ बाप को भी पैसे देगा, ठीक है, तो डिपेंडेंट्स भी देखे जाते हैं, तब उसकी सैलरी सब कुछ देख के ही तो कोई वो मेंटेनेंस दी जाएगी दूसरे आदमी को। कस्टमरी प्रैक्टिसेस भी होती है, नो फिक्स फार्मूलाज डिपेंड ऑन फैक्ट ऑफ ईच केस, ठीक है, ये नहीं है कि फिक्स्ड हो, जैसे मैंने बताया अलग अलग सब पे अलग अलग डिपेंड करती है। चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस कैन बी मेड ऑन चार्ज ऑन प्रॉपर्टी मीनिंग इट बिकम्स लीगली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। अब हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस में सब लोग इंक्लूड होते हैं, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, डिपेंडेंट्स, और जो हिंदू मैरिज एक्ट होता है इसमें सिर्फ हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। आफ्टर डिवोर्स वाइफ कैन क्लेम, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, इतना ही देख लेना बस, ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अब मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वाइफ्स भी देख लेते हैं। भाई कितनी बड़ी होती जा रही है वीडियो, अभी भी तुम्हारी 2 यूनिट बची हैं। मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वाइफ देख लेते हैं पर्सनल लॉ में, ठीक है। हस्बैंड इज़ बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ इफ़ मैरिज इज़ वैलिड, मतलब अगर शादी जायज़ है, वैलिड है, तो उसको बोलते हैं वैलिड मैरिज को शाही निकाह। वाइफ इज़ फेथफुल एंड लिविंग विद हस्बैंड, मतलब जो बीवी है वो भी फेथफुल होनी चाहिए और अपने पति के साथ रहनी होनी चाहिए। मेंटेनेंस इंक्लूड करती है फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस एंड मेडिकल नीड्स। और कब एक बीवी अपना मेंटेनेंस खो देती है, अगर वो डिसोबीडियंट हो, मतलब खुद ही उसका अफेयर चल रहा हो, उसे बोलते हैं नजीशा, या तो फिर वो खुद अपने पति को छोड़ दे विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज़, तो वो अपना मेंटेनेंस राइट खो देती है। इफ़ हस्बैंड निगलेक्ट्स वाइफ कैन अप्रोच कोर्ट अंडर द सेक्शन 125 CRPC, अगर कोई पति है जो अपनी बीवी को ऐसे निगलेक्ट कर दे तो वो कोर्ट पे सू कर सकती है उसको। मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स, शायर शाह बानो, भाई ये वाला केस देख लेता, हक मूवी देखना तुम लोगों को, फैमिली लॉ थोड़ा समझ आ जाएगा मुस्लिम्स में, ठीक है, उसमें भी ट्रिपल तलाक पे बेस्ड है वो। मुस्लिम लॉ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिवोर्स मुस्लिम वुमेन, ठीक है। अब जो मुस्लिम वुमेन है जिसका डिवोर्स हो जाता है उसको रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस का राइट है, जो उसको इद्दत पर मिल जाना चाहिए वैसे, ठीक है। मेहर होता है डावर, ठीक है, जो डावर है वो भी उसको मिलना चाहिए, जो भी निकाहनामे पे वो लोग लिखवाते हैं।
रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी इज गिवन बिफोर एट मैरिज, मतलब जो भी उसने वो खुद लेके आई होगी उसे वो भी वापस मिलेगा। मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, उसे बच्चों का भी मेंटेनेंस के पैसे मिलेंगे। और ये देख लेते हैं, इद्दत के टाइम पे जो हस्बैंड है उसको उसको अपनी वाइफ को रीजनेबल, एक्स वाइफ को रीजनेबल फेयर प्रोविजन ऑफ द फ्यूचर वाइफ, मतलब फ्यूचर के लिए भी देखना पड़ता है कि वो उसे इतना पैसा दे कि उसे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जो पेमेंट मेंटेनेंस होता है वो इद्दत के टाइम पे मिल जाना चाहिए, बट द अमाउंट शुड बी सफिशिएंट टू मेंटेन हर बियॉन्ड इद्दत, ठीक है, मतलब जो उसको बाद में भी काम आए। ये ना हो कि सिर्फ 3, नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने का ही नहीं होता, कि उसको देखना चाहिए कि आगे भी उसका क्या होगा। इफ़ वुमेन कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ आफ्टर इद्दत, जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ जाती है कि ये उसका ध्यान रखे। अगर वो भी नहीं कर पाते तो जो वक्फ बोर्ड होता है ना, वो रखता है उनका मेंटेनेंस का ध्यान। मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 185 ऑफ CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल लॉज, इट अप्लाइज टू ऑल रिलीजन, ठीक है। जो 125 CRPC है वो किसी रिलीजन पे बेस्ड नहीं है, मतलब किसी पर्सनल लॉ पे बेस्ड नहीं है, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ पे, ये हर किसी रिलीजन के लिए अप्लाई है। टू प्रिवेंट वैग्रेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी का कोई बुरा नहीं होना चाहिए। टू प्रोवाइड क्विक रिलीफ टू निगलेक्टेड डिपेंडेंट्स, मतलब कोई भी निगलेक्टेड डिपेंडेंट्स है, माइनर हो, वाइफ हो, एज पेरेंट्स हो, सबके लिए, ठीक है। इट इज़ मेजर ऑफ सोशल जस्टिस, सबको सोशल जस्टिस मिले। अब मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है? वाइफ जो लीगली वैलिड हो, ठीक है। हस्बैंड्स डाइवोर्स्ड वाइफ, मतलब अगर उनका डाइवोर्स हो चुका हो और अगर वो दोबारा शादी ना करे तब तक, ठीक है, उसको मेंटेनेंस का राइट है। और जो हस्बैंड, इसमें कंडीशंस क्या है? हस्बैंड के पास सफिशिएंट होना चाहिए कि वो उसे पाल सके, और हस्बैंड निगलेक्ट्स और रिफ्यूज टू मेंटेन, ये ना हो कि वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं रहा, उसे निगलेक्ट ना करे, वो सीधा जाके केस कर दे, मेरे पे पैसे नहीं। अगर उसने निगलेक्ट किया है तब तो है कि तुम जाके केस कर रहे हो, ठीक है। वाइफ इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, और वो खुद को ना पाल सक रही हो तो। अब चिल्ड्रन हो गए, चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, अगर वो माइनर बच्चा है तो उसका बाप का पूरा हक वो है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसको मेंटेनेंस देगा, ठीक है। मेजर चाइल्ड, अगर वो 18 साल से ऊपर भी है, ठीक है, अगर वो फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल है तभी भी उसको मेंटेनेंस का राइट है। मैरिड डॉटर, मतलब जिसकी शादी हो चुकी है बेटी की अगर वो छोटे में उसकी शादी करवा दी तभी भी वो अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। या फिर वो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, अगर उसके पास खुद के पैसे नहीं है, नहीं कर सकती अपना आपको फाइनेंशियली सपोर्ट, तभी भी उसको मेंटेनेंस का राइट है। अब पेरेंट्स भी आते हैं इसमें, ठीक है। पेरेंट्स चाहे बाप हो चाहे माँ हो, वो अपने आप को मेंटेनेंस फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनका भी राइट है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उन्हें मेंटेनेंस देना पड़ेगा अपने माँ बाप को, छोड़ नहीं सकते ऐसे। एसेंशियल कंडीशंस देख लेते हैं। रिलेशनशिप मस्ट बी प्रूव्ड, मतलब सच्ची में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए उसके, ठीक है। निगलेक्ट और रिफ्यूजल मस्ट बी शोन, ये भी दिखाना पड़ता है कि इन्होंने मुझे सच्ची में पैसे नहीं दिए तो अब मैं ये केस कर रहा हूँ, ये नहीं एक बार मना करा सीधा कोर्ट पहुँच गए, एक बार नहीं, मतलब बदतमीजी करी हो, ना दे रहे हो पैसे, ठीक है, तो वो। और जो क्लेमेंट होता है वो सही सच में ही अपने आप को खुद फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लायक नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं कर पा रहा हो, ठीक है। और जो रिस्पोंडेंट हो जिसके खिलाफ केस किया है वो सच में सफिशेंट हो कि उन्हें कुछ दे पाए। अब कंटेंट ऑफ मेंटेनेंस देख लेते हैं। क्या देख के कोट करता है कि मेंटेनेंस कितना होना चाहिए? इनकम ऑफ हस्बैंड और रिस्पोंडेंट, मतलब वो कमाता, जिसे मांग रहे हो वो कमाता कैसा है, ठीक है। प्रॉपर्टी कैसी है, सब कुछ देखते हैं उन लोग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं उसका, ठीक है। और जो नीड्स होनी चाहिए जितना वो क्लेम कर रहा है वो रीजनेबल हो, ठीक है। और वो नंबर ऑफ डिपेंडेंट जिससे मांग रहे हो उस पर, और कितने लोगों का जिम्मा हो उसके ऊपर, ठीक है। कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता, अलग अलग होता है, ठीक है। अब वाइफ कब क्लेम नहीं कर सकती, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, जब वो अडल्ट्री में हो, मतलब खुद वो किसी के साथ रह रही हो बिना किसी रिलेशनशिप के, ठीक है। रिफ्यूज टू लिव विद हस्बैंड विदाउट सफिशिएंट रीज़न, वो खुद ही अपने पति के साथ बोली मुझे रहना ही नहीं है इसके साथ, कोई रीज़न के बिना ही, ठीक है। लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसर्ट, या तो फिर वो अपनी मर्जी से अलग रह रही हो।
अब सीआरपीसी और पर्सनल लॉ में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, वो सेक्युलर होता है सबके लिए, हर रिलीजन पे, वो किसी रिलीजन स्पेसिफिक रिलीजन पे बेस नहीं है, हिंदू हो मुस्लिम हो, ठीक है, कुछ नहीं होता, सबके लिए होता है सेक्शन 125 सीआरपीसी की। पर्सनल लॉ रिलीजन पे बेस्ड हो, हिंदू हो तो हिंदू लॉ यूज़ करेगा, मुस्लिम हो तो मुस्लिम होगा, ठीक है। पर्पस क्या होता है, प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। पर्सनल लॉ रेगुलेट फैमिली राइट्स, मतलब उसी पे बेस्ड होता है, फैमिली पे, ठीक है। स्पीड इसका समरी होता है, उसका रेगुलर सिविल प्रोसीडिंग्स चलती रहती है पर्सनल लॉ में। एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन सीआरपीसी 125 और स्पेसिफिक कम्युनिटी, मतलब जो पर्सनल लॉ होता है। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन देख लेते हैं। द एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इंस्पेक्ट इनएक्सपेंसिव रेमेडी टू पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स को ये सिंपल, स्पीडी और इन एक्सपेंसिव रेमेडी देता है कोर्ट, ठीक है। इट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है, बिना किसी रिलीजन के। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, मेंटेनेंस का ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन दोनों को इंश्योर करना, ठीक है, कि उन लोगों को खर्चा पानी मिलता रहे अपना। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम निगलेक्ट एंड अबंडन, मतलब जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं उनके साथ बुरा ना हो इसलिए, ठीक है। टू प्रोवाइड ओल्ड एज होम्स, तो ओल्ड एज होम्स प्रोवाइड कराता है टू सिक्योर देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, दोनों को बचाता है, लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को। अब मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है, माँ बाप जो बायोलॉजिकल हो या तो अडॉप्ट किया हो, पेरेंट्स लोग अडॉप्ट भी करते हैं, या चाहे वो उसके सौतेले माँ बाप ही क्यों ना हो, दोनों मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे ना हो, और वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ। अब सीनियर सिटीजन क्या होता है, एनी पर्सन जो भी 60 साल से अबव हो, ठीक है, मस्ट बी अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ फ्रॉम ओन अर्निंग्स, मतलब वो खुद कमा के खुद खा नहीं पा रहे हो। हु इज़ लाइबल टू पे वन और मोर चिल्ड्रन, अब किसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, एक या एक से ज़्यादा बच्चे, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब पोता या पोती, ठीक है, अगर उनके माँ बाप ना हो तो, मतलब बेटा ना हो उनका कोई, ठीक है, तो पोता या पोती को उनसे भी मेंटेनेंस ले सकते हैं वो। रिलेटिव हु इज़ इन द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ सीनियर सिटीजन, मतलब समझ लो कैसे समझाऊँ, मतलब किसी रिलेटिव के पास उनकी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, तो वो उससे भी ले सकते हैं, ये देख लो तुम लोग। प्रोसीजर क्या है क्लेम करने का, ठीक है, जो एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बिफोर द मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, ट्रिब्यूनल जो है वो हेड करता है, उसको बोलते हैं सब डिवीजन ऑफिसर, एसडीओ। एक समरी प्रोसीजर चलता है, और जो ऑर्डर होता है वो नॉर्मली 90 दिन में पास हो जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है, जो ट्रिब्यूनल होता है वो मंथली अलाउंस अलाउ करता है, ठीक है, उन लोगों को। पहले 10,000 था इसका लिमिट, अब अब वो सब्जेक्ट है स्टेट अमेंडमेंट का, मतलब चल रहा है अभी, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। नाउ स्टेट्स में प्रिस्क्राइब सूटेबल अमाउंट, ठीक है। मेंटेनेंस इंक्लूड करता है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर, इफ़ चिल्ड्रन फेल टू कंप्लाई, अभी भी नहीं कर पाते वो इतना सब कुछ, मतलब केस फेस होने के बाद भी, तो जो ट्रिब्यूनल होता है वो एक वारंट इशू करता है, और अगर या फिर 1 महीने की सज़ा, और जब तक वो मेंटेनेंस नहीं दे पाते तब तक, ठीक है, तब तक उसे इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इफ़ अ सीनियर सिटीजन ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू चिल्ड्रन रिलेटिव on condition that they will provide basic amenities and they fail to do so, the transfer can be declared void by tribunal, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी दे देता है अपने बच्चों को, समझ लो, ठीक है, बच्चों या किसी भी रिलेटिव को, और वो उसका ध्यान रहे, प्रॉपर्टी ले ली, उसके बाद उनका ध्यान नहीं रखते, उन्हें मेंटेनेंस नहीं दे रहे, तो वो अगर केस फाइल कर दे ट्रिब्यूनल में, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाता है, वो प्रॉपर्टी फिर से उन्हीं के पास आ जाती है, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम, स्टेट गवर्नमेंट मस्ट स्टैब्लिश एटलीस्ट 1 ओल्ड एज होम इन ईच डिस्ट्रिक्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ओल्ड एज होम होना ही चाहिए, ठीक है, इस्टेब्लिश, या फिर इंडिजिनेट सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है, किसके लिए, इंडिजिनेट सीनियर सिटीजन्स के लिए। रिलेशन क्या है इसका विद सीआरपीसी, ठीक है। द एक्ट इज़ प्रिफर्ड बिकॉज फास्टर रेमेडी है, स्पेशल ट्रिब्यूनल है, और सोशल एंड वेलफेयर के लिए फॉर पीपल। अब हम देखते हैं इसका यूनिट 3। भाई तुम लोगों को समझ भी आ रहा ना।
फैमिली लॉ बहुत बड़ा है, मैं चाह रही हूँ मैं सिर्फ 1.5 घंटे में ख़त्म कर दूँ, अगर होता है तो बहुत ठीक है। अब हम देखेंगे पेरेंट एज क्या होता है। पेरेंट एज का मतलब होता है लीगल रिलेशनशिप बिटवीन अ चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स, ठीक है। क्या लीगल रिलेशनशिप है, एक बच्चे का लीगल माँ बाप कौन है, ठीक है, उसके मेंटेनेंस का क्या राइट है, फिर उसका इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, गार्जियन एंड कस्टडी राइट्स देखेंगे हम उसके, ठीक है। मैटरनिटी का मतलब होता है उसकी लीगल माँ कौन है, ठीक है। अब इसके लिए ज़्यादा प्रूफ नहीं चाहिए होता, क्योंकि जो माँ है वो तो नहीं छोड़ेगी ना अपने बच्चे को ऐसे, ठीक है। अब पैटर्निटी का मतलब क्या होता है, उसका जायज़ बाप कौन है। अब जायज़ बाप वो होता है जो वैलिड मैरिज के दौरान जो बच्चा पैदा होता है वही उसका बाप होता है, मतलब ठीक है। मतलब किसी की शादी हुई, फिर जो उनका बच्चा होगा तो वही उसका बाप होगा ना, शादी के बाद जो वैलिड बाप होता है उसका, वैलिड शादी में वैलिड बच्चा, ठीक है। और उस वैलिड बच्चे का फिर वही वैलिड बाप होगा जिससे उसकी शादी हो रही है उसकी माँ की। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है मगर बाकी तुम समझ लो, ठीक है। The presumption is given under Section 112 Indian Evidence Act. The presumption can be refuted only by strong evidence. Proof of non-access. Proof of non-access होता है मतलब अगर ये पैटर्निटी तभी वो कैंसिल होता है जब ये देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चा कैसे हो सकता है उसका। अब हम देखेंगे लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है लीगल स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम अ लॉफुल मैरिज। जो भी बच्चा किसी लीगल मैरिज से पैदा होता है उसे बोलते हैं एक लेजिटिमेट चाइल्ड, ठीक है। बॉर्न ड्यूरिंग अ वैलिड मैरिज मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना हिंदू में वैलिड मैरिज क्या होती है, तो जो वैलिड मैरिज में जो बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं एक लेजिटिमेट चाइल्ड। जो 280 दिन के अंदर पैदा हो जाता है शादी में या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में, आफ्टर जब शादी ख़त्म हो जाती है तब, तो या और उसमें भी माँ बाप को दोबारा शादी, उसकी जो माँ होती है वो दोबारा शादी नहीं हुई होती है, तब वो होता है लेजिटिमेट चाइल्ड। ये नहीं डिवोर्स हो गया बीच में, माँ प्रेग्नेंट हो गई, कैसे हो सकती है वो बात है, तो उसको बोलते हैं लेजिटिमेट चाइल्ड जो 280 दिन के अंदर पैदा हो जाता है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। और जो लेजिटिमेट चाइल्ड होता है उसका फुल इनहेरिटेंस राइट होता है, मतलब जो दादा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसमें भी वो उसका हक होता है और वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकता है। जैसे मैंने पढ़ाया था ना कॉपर सेनर होता है जिसका बाय बर्थ राइट होता है हिंदू फैमिलीज़ में, ठीक है। और 2005 के अमेंडमेंट के बाद लड़कियां भी हैं कॉपर सेनर, ठीक है। तो उसे बोलते हैं लेजिटिमेट चाइल्ड। चाइल्ड बॉर्न ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज अंडर हिंदू लॉ। अब शादी चाहे वॉइड हो चाहे वॉइडेबल हो, बच्चे होंगे वो लेजिटिमेट ही कहलाए जाएंगे, ठीक है। वॉइड मैरिज में बाईगैमी हो गई, 2 शादियाँ कहाँ से करेगा भाई, हिंदू लॉ में अलाउड नहीं होती हैं। अब मैरिज विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री, ठीक है, मतलब भाई बहन या माँ बेटी वो वाला हो जाता है, सेकेंडरी जनरेशनल में हो जाती है किसी, ठीक है। सच मैरिज आर ट्रीटेड एज इफ नेवर एग्जिस्टेड, मगर जो जिनकी इन शादियों से भी जो बच्चे होते हैं उनको लेजिटिमेट ही कहा जाता है और वो राइट्स क्लेम कर सकते हैं लीगली, ठीक है। और जो हमने वॉइडेबल मैरिज पढ़ी थी, इम्पोर्टेंसी हो गई, अनसाउंडनेस माइंड, जोर ज़बरदस्ती जिनकी शादी हो जाती है, वो शादी भले ही एनल हो जाए कोर्ट के थ्रू, मगर जो चिल्ड्रन हैं वो लेजिटिमेट ही खिलाएंगे और उनको लीगल राइट्स भी मिलेंगे। मगर जो बच्चे वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से पैदा होते हैं वो सिर्फ अपनी पापा की प्रॉपर्टी पे ही, अब या माँ या बाप की प्रॉपर्टी पे ही हक जमा सकते हैं अपना, ठीक है। उन्हें कॉपर्सेंट्री राइट नहीं मिलता एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, वो दादा के पास नहीं जा सकते, ज़्यादा अपनी दादा से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, उनका हक सिर्फ अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी से ही ले सकते हैं वो। दे डू नॉट गेट राइट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बियॉन्ड पेरेंट शेयर, मतलब अगर माँ बाप का हिस्सा है, अगर बाप को हिस्सा मिला है तो वो हिस्सा ले सकता है, ठीक है। वैलिड मैरिज में जो स्टेटस ऑफ मैरिज फुल्ली वैलिड होता है, ठीक है, मैरिज वैलिड है, बच्चा भी लेजिटिमेट है, उसको प्रॉपर्टी पे भी पूरे राइट्स मिलेंगे। जो वॉइड मैरिज जो शुरू से ही जो अवॉइड होती है मगर वो बच्चा लेजिटिमेट ही कहलाया जाएगा, मगर उसको अपनी प्रॉपर्टी की पापा की प्रॉपर्टी से ही मिलेगा, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से, ठीक है। वॉइडेबल मैरिज जो बाद में जाके एनल कर दी गई है कोर्ट के थ्रू, मगर वो बच्चा लेजिटिमेट ही रहेगा। अब देखना जो ये वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से बच्चे हो रहे हैं दोनों लेजिटिमेट रहेंगे, मगर जो इनका प्रॉपर्टी राइट है वो सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी तक ही रहेगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे नहीं जाता उनका हक, ठीक है। आप देखेंगे एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी लेजिटिमेसी लेजिटिमेशन क्या होता है। अब जब एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी होता है जब मैन एक्सेप्ट करता है कि बच्चा मेरा है, ठीक है, इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड, ठीक है, बाय कंडक्ट। अब जब पैटर्निटी
वो प्रूफ करने की क्या बात आती है। जब पैटर्निटी टेस्ट तब होता है जब प्रूव नहीं होता कि जब बोलते हैं ना कि मैं नहीं मान सकता ये बच्चा मेरा है, ठीक है, जब मैरिज प्रूव ना हो तब, ठीक है, जो बच्चा हो वेडिंग क्लॉक के आउटसाइड पैदा हो, मतलब शादी के दौरान पैदा ना हो, ठीक है, या फिर माँ बाप में लड़ाई चल रही हो, बाप मना कर दे कि मैं नहीं मानूंगा ये बच्चा मेरा है, पता नहीं कहाँ से हो रखा है, ठीक है, तो जो पेरेंटेज डिस्प्यूटेड होता है तब होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेरेंटिटी। अब अंडर हिंदू लॉ, ट्रेडिशनल हिंदू लॉ, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फादर कैन रेज अ प्रिजम्पशन ऑफ पैटर्निटी, एक प्रिजम्पशन पैदा कर देता है ये। मगर जब कोई कबूल कर लेता है ना कि बच्चा मेरा ही है, तो वो एक चाइल्ड का सोशल स्टेटस इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। जैसे तुमने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा ना कि बोलते हैं कि ना जाए मैं वो ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता, तो वैसा हो जाता है। अब मुस्लिम लॉ में देख लेते हैं। मुस्लिम लॉ में ये अच्छा है, देखो, इकरार इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अगर मुस्लिम मैन बोल भी देता है ना कि बच्चा मेरा है, तो उसे मान लिया जाता है कि बच्चा उसका है। अ चाइल्ड्स पैटर्निटी इज़ अनसर्टेन। अ मुस्लिम मैन मे एक्नॉलेज अ चाइल्ड एज हिज चाइल्ड इफ, जो उसकी बच्चा, इफ चाइल्ड पैटर्निटी इज अनसर्टेन, ठीक है, चाइल्ड इज़ नॉट नोन टू बी द चाइल्ड ऑफ अनदर मैन, अगर वो बच्चा किसी और का नहीं हुआ, ठीक है, और अगर वो बोल रहा है ये बच्चा मेरा है और उन दोनों के बीच में सच्ची में शादी हो सकती है, तब वो बच्चा कहलाया जा सकता है कि हाँ ये बच्चा इसी का होगा, ठीक है। और उसने एक बार कबूल कर लिया ये बच्चा मेरा है, तो बच्चा उसी का हो जाता है, मान लिया जाता है, मतलब कि बच्चा उसी का है। लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है एक लीगल मैरिज से, तो उसको राइट टू मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस और सोशल एंड रिकग्निशन सब मिलता है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट एन इलेजिटिमेट चाइल्ड ट्रेडिशनली हैड लिमिटेड राइट्स, दो मॉडर्न स्टैट्यूज हैव रिड्यूस्ड डिस्क्रिमिनेशन। पहले बच्चे को इलेजिटिमेट करार दिया जाता था, मगर अब नहीं होता, बच्चे को लेजिटिमेट ही कहा जाता है जैसे जैसे मॉडर्न स्टैट्यूट्स हो रहे हैं, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन कम भी हो रहा है इससे। लेजिटिमेशन का मतलब क्या होता है, जब एक इलेजिटिमेट बच्चा, मतलब जो नाजायज़ बच्चा होता है, उसको हम एक जायज़ बच्चे का वो देते हैं, ठीक है। लेजिटिमेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ इलेजिटिमेट चाइल्ड बिकम्स लेजिटिमेट, ठीक है, बाय सब्सिक्वेंट मैरिज ऑफ पेरेंट्स। मतलब अगर माँ बाप बाद में शादी कर लें, मतलब बच्चा पैदा हो गया, बाद में उन लोगों ने शादी कर ली, तो वो हो जाता है मोड ऑफ लेजिटिमेशन। बाय स्टैच्यूट, मतलब कोर्ट के थ्रू, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज आर डिक्लेयर्ड लेजिटिमेट, ठीक है, पहले नहीं होता था मगर अब उन्हें लेजिटिमेट माना जाता है जो बच्चे वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से होते हैं। हाउएवर प्रॉपर्टी राइट्स आर लिमिटेड टू पेरेंट्स प्रॉपर्टी, मतलब जो उनका हक होता है वो भले ही उनके पापा की प्रॉपर्टी तक ही हो। अब बाय एक्नॉलेजमेंट, मुस्लिम लॉ में अगर फादर बोल दे कि बच्चा मेरा है और कंडीशन सेटिस्फाइड हो, तो मान लिया जाता है कि बच्चा उसका होगा, उसी का है, ठीक है। लेजिटिमेशन अंडर सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। और रूल्स अंडर सेक्शन 112 देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। 280 दिन के अंदर बच्चा पैदा हो जाए आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो बच्चा होता है प्रूफ ऑफ लेजिटिमेशन का, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कब कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या होता है। कॉन्क्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है जब कोर्ट मस्ट एक्सेप्ट इट एज फाइनल, नो एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ डिसअप्रूव, ठीक है। जब कोर्ट मान लेता है कि बच्चा उन्हीं का होगा और कोई एविडेंस ऐसा नहीं होता कि जो डिसअप्रूव कर दे कि ये बच्चा उनका नहीं है, तो वो होता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। मगर इसका एक एक्सेप्शन होता है, अगर हस्बैंड या वाइफ हैड नो एक्सेस टू ईच अदर ड्यूरिंग द पॉसिबल टाइम ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। अगर मीन्स नो एक्सेस का मतलब होता है नो अपॉर्चुनिटी टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप, मेरे डाउट और सस्पिशन इज़ नॉट इनफ, ठीक है। अगर उनके बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं है, तो कैसे मान सकता है कोर्ट कि वो बच्चा उन्हीं का था, ठीक है। तो वो होता है नो एक्सेप्स। ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप देखते हैं अडॉप्शन एंड कस्टडी क्या होती है। अडॉप्शन का मतलब होता है, पहले हम देख लेते हैं ये कवर क्या क्या करता है। अडॉप्शन अंडर हिंदू लॉ, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, अडॉप्शन अंडर जुवेनाइल जस्टिस लॉ, इंटर कंट्री अडॉप्शन क्या होता है। अडॉप्शन अंडर हिंदू लॉ कोडिफाइज हिंदू लॉ रिलेटिंग टू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अडॉप्शन का मतलब होता है जब एक बच्चा उसकी बायोलॉजिकल फैमिली से लेकर उसे अपना कोई और अपना लीगल बच्चा बना लेता है, मतलब उसे जो उसके रियल माँ बाप है उनसे लिया, फिर कोर्ट के थ्रू वो उसे अपना कर लेते हैं, ठीक है।
अडॉप्शन चाइल्ड एज ट्रीटेड एज नेचुरल बॉर्न चाइल्ड, ठीक है। जो अडॉप्टेड बच्चा होता है उसे नेचुरल चाइल्ड की तरह जैसे हमारे बच्चे वैसे ही ट्रीट किया जाता है उसको। और जो उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उसके सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं एक्सेप्ट मैरिज प्रोहिबिशन, ठीक है। अब अडॉप्ट कौन कर सकता है? एक हिंदू मेल, वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और अगर वो मैरिड है तो उसको उसकी वाइफ से कंसर्न लेनी पड़ेगी। अगर उसकी वाइफ मरी हुई ना हो, कन्वर्टेड ना हुई, या फिर अनसाउंड माइंड की हुई तो, ठीक है, मगर वाइफ की कंसर्न ज़रूरी है। अब कोई हिंदू फीमेल है तो वो कब बच्चा अडॉप्ट कर सकती है? वो मेजर होनी चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, सही दिमाग की होनी चाहिए, और वो तभी अडॉप्ट कर सकती है या तो फिर वो शादीशुदा ना हो, ठीक है, अनमैरिड हो, या तो विधवा हो, या फिर डाइवोर्स्ड हो, या फिर उसका पति मर गया हो, या फिर वो कन्वर्ट हो गया हो, या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो। अब हिंदू पेरेंट्स कौन अडॉप्ट कर सकता है? अब एक हिंदू पेरेंट्स एक हिंदू बच्चा ही अडॉप्ट कर सकता है, और वो बच्चा अनमैरिड होना चाहिए, अनलेस कस्टम्स प्रोवाइड, 15 साल से कम का होना चाहिए, और किसी ने उसे ऑलरेडी अडॉप्ट ना किया हो। अब कंडीशंस भी देख लेते हैं। अडॉप्टिव पेरेंट्स मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी हैविंग अ लिविंग सन का बेटा या उसके बेटे का बेटा, ठीक है, उनका खुद का कोई बेटा नहीं होना चाहिए। अब खैर ये भी है कि जब उनका खुद का बेटा नहीं होगा तो बेटे का बेटा कैसा होगा और उसके बेटे का बेटा कैसा होगा, ठीक है। अब उनकी कोई बेटी भी नहीं होनी चाहिए अगर लड़की अडॉप्ट कर रहे हैं तो, या फिर उनकी कोई पोती नहीं होनी चाहिए। एज डिफरेंस, अगर कोई मेल अडॉप्ट कर रहा है फीमेल चाइल्ड तो वो कम से कम 21 साल का होना चाहिए, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन, जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है बिकम हो जाता है चाइल्ड ऑफ अडॉप्टेड फैमिली, मतलब जो उस फैमिली उसे अडॉप्ट करी है उन्हीं का बच्चा हो जाता है। उसके जितने भी राइट्स हैं लीगल फैमिलीज़ में से वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो इनहेरिटेंस राइट होते हैं वो उसे मिलते हैं जो फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया होता है, ठीक है, मतलब उन्हीं की प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिलता है। कस्टडी अंडर हिंदू लॉ, ठीक है। कस्टडी जनरली गवर्न बाय हिंदू मॉनिटरी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट। प्रिंसिपल क्या है किसका? वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड का। ये सबसे इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन ये देखता है वेलफेयर ऑफ बच्चे का, ठीक है, उसका भला होना चाहिए, ना फादर का एब्सोल्यूट राइट ना मदर का ऑटोमेटिक राइट, ठीक है। अब देखते हैं अडॉप्शन अंडर जुवेनाइल जस्टिस लॉ क्या होता है, ठीक है। जब एक बच्चा अडॉप्ट होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब कोई मुस्लिम हो फैमिली हो गया, उसने हिंदू बच्चा अडॉप्ट कर लिया, हिंदू फैमिली ने मुस्लिम बच्चा अडॉप्ट कर लिया, तो उसको बोलेंगे अडॉप्शन अंडर जुवेनाइल जस्टिस, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ सेक्युलर लॉ फॉर अडॉप्शन, ठीक है, एक सेक्युलर लॉ है ये, सबके लिए, हर रिलीजन के लिए खुला हुआ है, कोई भी बच्चा कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, बस उस बच्चे का वेलफेयर देखा जाता है रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है। एनी पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कैन अडॉप्ट, ठीक है। चाइल्ड मस्ट बी डिक्लेयर लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन बाय वेलफेयर कमेटी एंड अडॉप्शन रिलेटेड बाय कारा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। प्रोसीजर क्या होता है? एक रजिस्ट्रेशन होता है, पेरेंट्स होते हैं ना जो जो अडॉप्ट करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर उनकी एक होम स्टडी होती है, फिर बच्चे से मिलाया जाता है उन्हें, फिर कोर्ट ऑर्डर पास करता है, फिर एक फॉलो प्रोविज़न होता है। अब हम देखेंगे इंटर कंट्री अडॉप्शन क्या होता है। इंटर कंट्री अडॉप्शन मीन्स अडॉप्शन ऑफ इंडियन चाइल्ड बाय फॉरेन नेशंस, मतलब NRIs, मतलब जब इंडिया के बच्चे कोई बाहर वाला जैसे USA से आके किसी ने इंडिया का बच्चा अडॉप्ट किया तो उसको बोलेंगे इंटर कंट्री अडॉप्शन, ठीक है। ये देख लेना, रेगुलेटेड बाय जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट एंड गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल अडॉप्शन ऑफ रिसोर्सेज अथॉरिटी, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इंटर कंट्री अडॉप्शन के? देखो, जब एक बच्चा कोई इंडिया का बच्चा कोई बाहर लेके जा रहा है तो उसके लिए भी ये तो उन्होंने कुछ देखा ही होगा ना, तो वो देखते हैं चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है, वो बच्चा वहाँ जाके खुश रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, वो ज़्यादा सुप्रीम होता है। प्रेफरेंस टू इन कंट्री अडॉप्शन फर्स्ट, मगर पहली प्रेफरेंस यहाँ के लोगों को दी जाती है, मतलब जैसे इंडिया का बच्चा है तो यहाँ के लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी पहले कि यहाँ के लोगों से अडॉप्ट कर लें, ठीक है, मगर ये सेफ गार्ड करता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग से भी, ठीक है। ये नहीं कि ट्रैफिकिंग के लिए बच्चे बांट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, पूरी रिपोर्ट फाइनल होती है, ठीक है। प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ हम सच्ची में बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम लायक है बच्चा अडॉप्ट करने के। रिकॉग्निशन ऑफ अडॉप्शन ऑर्डर इन रिसीविंग कंट्री, ठीक है। अब हिंदू अडॉप्शन वाला देखते हैं जब, और जुवेनाइल जस्टिस में क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में सिर्फ हिंदू ही बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, और रिलीजन जुवेनाइल जस्टिस में सारे रिलीजन
कोई भी किसी को भी अडॉप्ट कर सकता है, किसी भी रिलीजन के बच्चे को, मतलब, ठीक है। ये हिंदू वाला पर्सनल लॉ हो गया। जुवेनाइल एंड जस्टिस सेक्युलर लॉ हो गया। कोर्ट इन्वॉल्वमेंट, फॉर्मल सेरेमनी रहती है, और जुवेनाइल एंड जस्टिस में पूरा लीगल प्रोसेस चलता है। इंटर कंट्री अडॉप्शन में डिटेल नहीं रहता इसमें और जो जुवेनाइल जस्टिस है उसमें स्पेसिफिकली रेगुलेटेड होता है। आज जब हमने अडॉप्शन देखा तो हम गार्जियनशिप भी देखेंगे अंडर हिंदू एंड मुस्लिम लॉ। गार्जियनशिप रेफर्स टू अ लीगल अथॉरिटी गिवन टू अ पर्सन टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर, ठीक है। अब जो भी माइनर होगा, चाहे वो 18 साल से कम का हो, चाहे 21 साल भी देखते हैं सर्टन केसेस में, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 18 से कम का ही, अगर 21 साल का भी हो और वो नहीं कर पा रहा हो, मतलब सर्टन केसेस में कोर्ट अपॉइंट कर देता है गार्जियन 21 साल तक के लिए भी, ठीक है। अब गार्जियन होता क्या है? गार्जियन वो होता है जो रेफर्स टू अ लीगल अथॉरिटी गिवन टू अ पर्सन टू टेक केयर ऑफ द पर्सन एंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर, ठीक है। अब जैसे कोई 18 साल का से कम का बच्चा है, कोई माइनर है, ठीक है, उसके माँ बाप मर गए, तो उसको देखने के लिए कोर्ट एक गार्जियन अपॉइंट करता है कि जो उसकी देखभाल करेगा और माइनर की प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा, ठीक है। गार्जियनशिप अंडर हिंदू लॉ, अब ये गवर्न कौन करता है? हिंदू मॉनिटरी एंड गार्जियनशिप एक्ट और गार्जियंस एंड वॉर्ड सप्लीमेंट्री लॉ है इसका, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ गार्जियन देख लेते हैं। एक होता है नेचुरल गार्जियन, जैसे फादर मदर हो गए नेचुरल गार्जियन, ठीक है। नेचुरल गार्जियन मीन गार्जियन बाय वर्च्यू ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप, मतलब जैसे माँ बाप, जैसे मैंने बताया, तो वो नेचुरल गार्जियन होता है। एक लेजिटिमेट बच्चा जो वैलिड मैरिज से पैदा होता है, उसके लेजिटिमेट मतलब नेचुरल गार्जियन होते हैं उसकी मम्मी, मतलब पापा, और पापा के बाद होती है उसकी माँ, ठीक है। और जो भी बच्चा होता है 5 साल से कम का, उसकी कस्टडी नॉर्मली माँ को ही दी जाती है। और जो इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है उसकी कस्टडी भी पहले प्रेफरेंस माँ को दी जाती है, उसके बाद पापा को दी जाती है। फॉर अ मैरिड माइनर गर्ल, हस्बैंड इज़ द नेचुरल गार्जियन, मतलब कोई माइनर है, लड़की है, उसकी शादी करा दी गई, ठीक है, तो उसकी भी नेचुरल गार्जियन उसका हस्बैंड होता है। टेस्टिमनी गार्जियन जो विल के थ्रू अपॉइंट होता है उसे बोलते हैं टेस्टिमनी गार्जियन। वो फादर भी अपॉइंट कर सकता है कि ये होगा उसका गार्जियन, ठीक है। टेस्टिमनी गार्जियन उसको बोलते हैं, या फिर मदर कैन अपॉइंट गार्जियन इफ शी इज़ नेचुरल गार्जियन, ठीक है। अब गार्जियनशिप बाय कोर्ट, अब जब मम्मी पापा दोनों नहीं रहते तो एक गार्जियन कोर्ट अपॉइंट करता है, वो नेचुरल गार्जियन नहीं होता। या फिर अगर नेचुरल गार्जियन फिर माँ बाप दोनों ही पागल हो, बच्चा छोड़ दिया हो, तब उसके लिए कोर्ट अपॉइंट करता है। वेलफेयर ऑफ चाइल्ड डिमांड्स फर्स्ट, मतलब बच्चा अगर दोनों के साथ ही नहीं रहना चाहता, तब उसके लिए तब वेलफेयर के लिए उसके एक अपॉइंट करते हैं गार्जियन। अब पावर्स क्या होती है नेचुरल गार्जियन की? जो नेचुरल गार्जियन होता है वो सारे एक्ट्स कर सकता है अगर वो बच्चे के लिए नेसेसरी है तो, उस माइनर के लिए, बट कैन नॉट विदाउट परमिशन सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी, लीज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी का वो मिसयूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। वो चाइल्ड के भले के लिए होता है, उसकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए नहीं आता गार्जियन, ठीक है, उसका कोई राइट नहीं बनता उस पर। वेलफेयर प्रिंसिपल, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द माइनर इज पैरामाउंट कंसिडरेशन, नो गार्जियन विल अपॉइंटेड इफ इट इज़ नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। अगर ज़रूरी नहीं है कि गार्जियन अपॉइंट करना मैंडेटरी है ही, अगर बच्चे के लिए वो मतलब बच्चे का भला नहीं हो रहा है उस गार्जियन से, तो वो अपॉइंट नहीं लेना चाहेगा तो मतलब नहीं लेना चाहता, वो नहीं मिलेगा उसको गार्जियन, ठीक है। गार्जियनशिप अंडर मुस्लिम लॉ, अब पहले हमने वो हिंदू लॉ में देखा, अब देखते गार्जियनशिप अंडर मुस्लिम लॉ में क्या होता है। इसमें जो गार्जियनशिप का होता है मेन प्रेफरेंस फादर को जाती है, ठीक है। मुस्लिम लॉ ऑफ गार्जियनशिप इज़ अनकोडिफाइड है अभी मुस्लिम लॉ, जैसे हमने पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल गार्जियन इन मुस्लिम लॉ देखते हैं। नेचुरल गार्जियन मतलब लीगल गार्जियन, ठीक है। अब किसके लिए होता है वो? माइनर के लिए, माइनर बच्चे के लिए और उसकी प्रॉपर्टी के लिए। आफ्टर फादर, एग्जीक्यूटरी अपॉइंटेड बाय फादर, मतलब जो फादर अपॉइंट करेगा वो उसका नेचुरल गार्जियन होगा, या पैटर्नल ग्रैंडफादर, मतलब या उसके दादाजी, ठीक है। एग्जीक्यूटर ऑफ पैटर्नल ग्रैंडफादर, पापा नहीं तो दादा, दादा नहीं तो जो उससे दादा अपॉइंट करेंगे वो। जो मदर होती है वो नेचुरल गार्जियन नहीं हो सकती प्रॉपर्टी की, बट में हैव कस्टडी, बच्चे की कस्टडी ले सकती है वो। अब टेस्टिमनी गार्जियन वो होता है जो विल के थ्रू अपॉइंट होता है, जैसे हमने पढ़ा, और वो फादर अपॉइंट करता है। आफ्टर फादर दादाजी, ठीक है।
मदर कैन नॉट हैव टेस्टिमनी गार्जियन अंडर क्लासिकल सुन्नी लॉ में, ठीक है, उसमें नहीं हो सकती मदर टेस्टिमनी गार्जियन। और फिर आ जाता है गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, ठीक है, गार्जियन ऑन वार्ड एक्ट्स में, मुस्लिम लॉ में। कस्टडी का मतलब होता है हिजनत मतलब इज़ डिफरेंट फ्रॉम गार्जियनशिप। मदर हैज़ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन, मतलब मदर को प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है कस्टडी ऑफ अ माइनर, ठीक है। अगर बेटा हुआ, ड्यूरेशन सुन्नी लॉ जनरली, ठीक है, अगर बेटा है तो 7 साल से कम का है तो उसकी कस्टडी माँ को दी जाएगी। डॉटर है तो जब तक उसको प्यूबर्टी नहीं होती, मतलब जब तक वो प्यूबर्टी की स्टेज में नहीं आती, मदर के पास ही रहती है उस बच्ची की कस्टडी, ठीक है। बट अगर मदर की कस्टडी कब डिनाई हो जाती है, मतलब कब उसे कस्टडी दी नहीं जाती, अगर वो किसी स्ट्रेंजर से शादी कर ले, या वो खुद इमोरल हो, मतलब सोशल कैरेक्टर उसका अडल्ट्री में हो, तो नहीं दिया जाता है, ठीक है, उसको कस्टडी। या फिर वो अनफिट हो, मतलब पैरालाइज वगैरह हो, नहीं खुद अपने को नहीं पाल पा रही हो, बेचारी कैसे पालेगी बच्चे को। अगेन वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज सुप्रीम इन मॉडर्न जुडिशियल अप्रोचेस, सबसे पहले बच्चे का भला देखा जाता है, ठीक है। की डिफरेंस बिटवीन हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, मोस्टली कोडिफाइड है और मुस्लिम लॉ कोडिफाइड नहीं है। हिंदू लॉ में फादर को प्रायोरिटाइज, फिर मदर को, मगर मुस्लिम लॉ में फादर को मेन प्रायोरिटी दी जाती है नेशनल गार्जियन में, ठीक है। ये सब तुम लोग देख लेना, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। मॉडर्न जुडिशियल ट्रेंड क्या होता है? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का भला देखना चाहता है, उसकी इमोशनल एजुकेशन और मॉरल वेलफेयर देखी जाती है। और नो स्ट्रिक्ट पर्सनल लॉ हायर, ये नहीं है कि ऐसे ही होगा, बस बच्चे का वेलफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इक्वालिटी एंड डिग्निटी है जो इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे वाला पढ़ते हैं, बस इसकी हाफ यूनिट बची है और उसके बाद एक और यूनिट है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शायद 1.5-2 घंटे। अब हम देखेंगे उर्फ का, जैसे हमने पढ़ा था, लॉन्ग स्टैब्लिश्ड एंशिएंट प्रैक्टिस, कंटिन्यूस है, रीजनेबल है, ठीक है। लॉन्ग स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस दैट पीपल इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी फॉलो कंसिस्टेंटली, उसे बोलते हैं कस्टम, ठीक है। और उर्फ पोजीशन ऑफ मुस्लिम लॉ इन मुस्लिम लॉ, ठीक है। कुरान है प्राइमरी सोर्स, उसके बाद है सुन्ना हदीस कलेक्शन, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद का, फिर इज़्मा, फिर कियास, सेंसस एंड कियास, ठीक है। कस्टम इज़ नॉट अ प्राइमरी सोर्स बट रिकोगनाइज्ड, कस्टम हम मान लेते हैं मगर वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए कुरान को या फिर हदीस को, ठीक है, वो दोनों मेन है, कुरान के बाद हदीस। अब कस्टम जैसे हमने देखा, वैलिड कस्टम होता क्या है? एंशिएंट और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, चलता आना चाहिए, सर्टेन एंड डिफाइंड हो, रीजनेबल होना चाहिए, नॉट अपोज एनी पब्लिक पॉलिसी, डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट इस्लामिक प्रिंसिपल्स। कोर्ट हैव समटाइम्स रिकॉग्नाइज्ड कस्टम्स इफ दे आर प्रूव्ड बाय एविडेंस, मतलब कभी कभी कस्टम्स को एविडेंस के थ्रू भी प्रूव करना पड़ा है, ठीक है, और वो किसी स्टैच्यूटरी लीगल लॉ के अगेंस्ट ना हो। अगर कस्टम कॉन्फ्लिक्ट करता है मुस्लिम पर्सनल लॉ से तो वो जनरली फेल हो जाता है, ठीक है। आप देखते हैं हम डावर क्या होता है। डावर का मतलब होता है एक सम ऑफ मनी जो हस्बैंड बाउंड होता है अपनी वाइफ को देने के लिए एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये ऑब्लिगेटरी पेमेंट होती है, मतलब एक ड्यूटी होती है हस्बैंड की, उसको अपना डावर देनी है अपनी वाइफ को। ये लीगल राइट है वाइफ का, ठीक है। अ कंसिडरेशन ऑफ मैरिज बट मैरिज इज़ नॉट अ सेल, अब वो उसको मेहर देनी पड़ती है इन एक्सचेंज ऑफ मैरिज, ठीक है, मगर ये कोई बेचना नहीं है लड़की का, ये उसको मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है। मैरिज इन मुस्लिम लॉ इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट बट डावर इज़ वन ऑफ द एसेंशियल इंसिडेंट्स, मतलब डावर मैंडेटरी है, ठीक है। अब डावर को हम कैसे देखते हैं? ये कोई ब्राइड का जो दुल्हन होती है उसका प्राइस नहीं है, ठीक है, जो उसके बाप को मिल रहा हो, ठीक है। ये लड़की का राइट होता है अलोन, ठीक है। और ये एक हस्बैंड पे, जो उसका हस्बैंड है उस पर कर्जा होता है कि उसको देना ही देना है। पेबल इफ़ नॉट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो वैसे तो लिखा होता है, अगर नहीं भी लिखा होगा तो जो डावर है वो देना ही पड़ता है। और अगर वो नहीं देता या फिर मर जाता है बीच में ही हस्बैंड, तो वो उसकी प्रॉपर्टी से भी वसूल कर सकती है, ठीक है। कंसिडरेशन। अब टाइप्स ऑफ डावर क्या होता है? स्पेसिफाइड डावर होता है जो पहले से फिक्स्ड होता है एट द टाइम ऑफ मैरिज, उसे बोलते हैं महर मुसम्मा, ठीक है, जो फिक्स्ड है एट द टाइम ऑफ मैरिज और फिक्स किया जा सकता है एट और शादी के बाद भी, ठीक है। उसकी कोई मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट नहीं होती कि इतना ही इतना है, ठीक है। प्रॉपर डावर क्या होता है? महर मिसल बोलते हैं जिसको, वो फिक्स्ड नहीं होता, डिटरमाइन होता है किससे? स्टेटस ऑफ वाइफ, डावर ऑफ फीमेल रिलेटिव जो उसकी साथ की होंगी उनका, सोशल पोजीशन देखी जाती है, हस्बैंड, फाइनेंशियल कंडीशन, तो जब फाइनलाइज किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं महर मिसल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है।
अगर जिसे इमीडिएट पेमेंट मतलब जैसे शादी उसे वो दे दिया, उसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट डावर, मुअज्जल, ठीक है। अगर वो उसे ना मिले तो वो उसके साथ रहने से मना कर सकती है, और या तो फिर उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकती है कि मेरे को इसने डावर नहीं दिया है, ठीक है, शादी कर ली मगर डावर नहीं दिया, तो उसे बोलते हैं महर मुअज्जल। डेफर्ड डावर, जो डेफर्ड डावर मुअज्जल होता है, एक होता है मुअज्जल जो इमिडिएटली मिल जाता है, और मुअज्जल वो होता है जो बाद में मिलता है, या तो शादी ख़त्म हो जाए लड़का या डेथ हो जाए, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक टाइम। अब मुस्लिम वुमेंस को क्या राइट होता है जब उसको उसका महर ना मिले, ठीक है, मतलब डावर ना मिले, वो राइट टू रिफ्यूज़ कोहेबिटेशन, वो मना कर सकती है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूँगी जब तक मुझे मेरा डावर नहीं मिल जाता। अगर वो उसे नहीं देता तो उसके खिलाफ केस फाइल कर सकती है, ठीक है। राइट टू रिटेंशन, इफ़ फादर डाइज, इफ़ हस्बैंड डाइज एंड डावर अनपेड, शी कैन रिटेन हर प्रॉपर्टी एंड पोजीशन अंटिल पेमेंट। मतलब अगर हस्बैंड मर जाए, ठीक है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी में से वसूल कर सकती है वो डावर। डावर एज सिक्योर डेब्ट, डावर एज डेट मतलब ये कर्जा होता है पति के ऊपर जो उसे देना ही पड़ता है, ठीक है, जो वो अपनी अगर पति मर जाए तो उसके प्रॉपर्टी से भी ले सकती है, या तो फिर उसका जो बोलते हैं ना खानदानी हिस्सा होता है उससे भी ले सकती है, इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे डावर हेरिटेबल है और ट्रांसफरेबल है कि नहीं है। हाँ, डावर हेरिटेबल भी है और ट्रांसफरेबल भी है। अब देखते हैं हेरिटेबल कैसे हैं। हर लीगल एयर्स कैन क्लेम फ्रॉम इट्स हस्बैंड, ठीक है, जो उसके लीगल एयर्स होते हैं मतलब जैसे माँ बाप हो गए वो ले सकते हैं उसका डावर, ठीक है, अगर वो नहीं रहे तो। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ हर इस्टेट, ठीक है। अगर हस्बैंड मर जाता है तो वो रिकवर कर सकती है अपने पति की प्रॉपर्टी में से डावर। इट इज़ ट्रीटेड एज डेट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस, वो उसके ऊपर एक कर्ज जैसा होता है, ठीक है, पति के ऊपर। आप देखेंगे ट्रांसफरेबल है कि नहीं है। अब जो वाइफ है वो ट्रांसफ़र कर सकती है अपना डावर एज अ गिफ्ट, ठीक है, असाइनमेंट मतलब किसी को दे सकती है, रिमिट कर सकती है वॉलंटरी। तो जब वो उसे माफ़ करती है या फिर वो उसे गिफ्ट करती है अपना डावर, उसे बोलते हैं हिबाए महर, ठीक है, मगर वो वॉलंटरी मतलब उसकी मर्ज़ी से होना चाहिए, बिना किसी कोर्जन फ्रॉड के साथ नहीं होना चाहिए। अब इसमें इसके फीचर्स भी देख लेते हैं। मैंडेटरी होता है कि एक मुस्लिम मैरिज में डावर, ठीक है, ये एक लीगल डेट होता है पति के ऊपर, और जो वाइफ है वो रहने से मना कर सकती है, रिफ्यूज़ टू कोहेबिट विद हस्बैंड विदाउट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डावर, ठीक है, महर। और ये हेरिटेबल भी होता है, ट्रांसफरेबल भी होता है, और ये एक मुस्लिम वुमेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। अब ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन देख लेते हैं, आईपीसी और डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 के उस अकॉर्डिंग, ठीक है, जो दिस लॉ एम टू प्रोटेक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड सेफगार्ड वुमेन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अडल्ट्री का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैरिड पर्सन फॉर समवन हु इज़ नॉट देयर स्पाउस, मतलब अगर कोई भी आदमी जो किसी दूसरी औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वो मगर जब वो उसकी बीवी नहीं होती, ठीक है, मतलब समझ लो कोई आदमी है, उसकी बीवी उसके घर पर है, ठीक है, और वो किसी दूसरी मतलब समझ लो उसकी पड़ोस वाली है, उसके साथ उसका कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है, तो वो बोलते हैं कि ये अडल्ट्री में है। लीगल पोजीशन इन इंडिया में देख ले, अडल्ट्री की लीगल पोजीशन क्या है। जो मैन है सिर्फ वही पनिश होते हैं और फीमेल को हमेशा एज अ विक्टिम देखा जाता है, नॉट ऑफेंडर, ठीक है। मगर जो एडल्ट्री है वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, मगर ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन सकता है, ठीक है, पर्सनल लॉज में, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन लॉ में, ठीक है। बायगैमी का मतलब क्या होता है। बायगैमी का मतलब होता है दोबारा शादी करना जब पति या पत्नी जिंदा हो, ठीक है, उसे बोलते हैं बायगैमी, दूसरी शादी। अब इसके इंग्रेडिएंट्स वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है। फर्स्ट मैरिज मस्ट बी वैलिड, बायगैमी तभी कहला जाएगी जब पहली मैरिज है वो वैलिड हो, जो दूसरा स्पाउस है वो जिंदा हो, और जो सेकंड मैरिज है वो भी लीगली वैलिड हो, ठीक है, ढंग से रीति रिवाज से शादी कर रही हो, ठीक है। इफ़ द सेकंड मैरिज इज़ वॉइड ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सेनिमेंस, ऑफेंस में नॉट बी प्रूव्ड, अगर जो दूसरी शादी हो वो वॉइड हो या फिर कोई प्रॉपर सबूत ना हो कि शादी हुई है, तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब देखते हैं पर्सनल लॉ पोजीशन, ठीक है। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट मोनोगैमी इज़ कंपलसरी, मतलब जो हिंदू लॉ में है वो दूसरी शादी नहीं कर सकते, मोनोगैमी ही चलेगी। बायगैमी वॉइड भी और पनिशेबल भी है,
मगर मुस्लिम लॉ में 4 वाइफ्स तक अलाउड है। बाईगैमी कोई ऑफेंस नहीं है, ये कंडीशंस के साथ है कि वो तो खैर 4 शादी कर सकते हैं मगर विद सम कंडीशंस, ठीक है। मुस्लिम वुमेन कैन नॉट हैव मल्टीपल हस्बैंड, जो मुस्लिम वुमेन है वो शादियाँ नहीं कर सकती, उनका हस्बैंड एक ही रहेगा जब तक वो डिवोर्स ना ले लें। अब देखते हैं सेम सेक्स मैरिज, ठीक है, मैरिज बिटवीन पर्सन ऑफ द सेम जेंडर, मतलब लड़की लड़की आपस में शादी करे, लड़के लड़के, ठीक है। सेम सेक्स मैरिज इज़ नॉट लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है इंडिया में, ठीक है। कोर्ट सेट पार्लियामेंट मस्ट डिसाइड, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, कोर्ट ने बोला है कि पार्लियामेंट को डिसाइड करने के लिए इस पर कुछ होना चाहिए। नो फंडामेंटल राइट टू मैरी अंडर एग्जिस्टिंग लॉज फॉर सेम, अभी कोई मैरिज का वो नहीं है फंडामेंटल राइट। होमोसेक्सुअलिटी मगर लीगल है, ठीक है, लीगल है ये, मगर लीगली अगर 2 लोग सेम जेंडर के साथ में शादी भी कर लेते हैं वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, और कोई स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क भी नहीं है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का। अब देखते हैं डिमांड ऑफ डाउरी, अगर कोई डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डाउरी मांगे इन कनेक्शन विद मैरिज, ठीक है, तो पनिशेबल है। अब उसकी पनिशमेंट क्या होती है ये भी देख लेते हैं। गिविंग और टेकिंग डाउरी इज़ पनिशेबल, 5 साल की सज़ा हो सकती है। ये थोड़ा एग्जैक्ट नहीं होगा, तुम एक बार देख लेना, अब भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है, उसमें। फाइन नॉट लेस देन 15,000 और अमाउंट ऑफ डायरी, 15,000 से कम तक का जुर्माना नहीं है, ठीक है, और जेल तुम्हें अलग से होगी अगर तुम दहेज मांगोगे तो। मेयर डिमांड फॉर डाउरी इज़ पनिशेबल है, इम्प्रिजनमेंट 2 साल की है, उससे प्लस है। अब इसके सज़ा भी है, डाउरी डेथ, और क्या है इसमें, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, ठीक है, टू प्रोवाइड इमीडिएट सिविल रेमेडीज एंड प्रोटेक्शन टू वुमेन फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस विद अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, ठीक है, घरेलू जब वुमेन फेस कर रही होती है, घरेलू क्या बोलते हैं, वायलेंस, ठीक है, वहाँ पे मारपीट हो रही है, तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है उनकी 2005 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक प्राइमरी लॉ है, ठीक है। 2 ब्रीच ऑफ ऑर्डर्स कैन लीड टू क्रिमिनल लाइबिलिटी, मतलब वैसे तो सिविल है मगर अगर कोई आदमी इसको ज़्यादा पूरी तरह करे तो क्रिमिनल ऑफेंस भी बन जाता है। अब इसमें कौन प्रोटेक्टेड होता है, एनी वुमेन जो किसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है। अब वुमेन और रिस्पोंडेंट कौन होगा, हस्बैंड, लिव इन पार्टनर या रिलेटिव, मतलब लिव इन पार्टनर मतलब मेल, ठीक है, जो भी उस लड़की के साथ रह रहा हो। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या इंक्लूड करते हैं, मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन शेड हाउस होल्ड, मतलब उसके चाचा चाची माँ बाप सबको पकड़ के अंदर करवा सकते हैं वो। अब डोमेस्टिक वायलेंस में आ क्या जाता है, फिजिकल अब्यूज़, ठीक है, मारपीट कर रहे हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ उस लड़की के साथ, वर्बल और इमोशनल अब्यूज़, गाली गलौज कर रहे हैं उसे, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, इकोनॉमिक अब्यूज़, उसे पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक अब्यूज़ इंक्लूड करता है नॉट प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस, डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू मनी, important rights under the act, right to reside, woman has right to live in this share household even if has no ownership। अब उसका राइट क्या है डोमेस्टिक, ठीक है, लड़की को पूरा हक है कि वो उस घर पे रह सके चाहे उसकी ओनरशिप हो चाहे ना हो, ठीक है। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, कोर्ट में रिस्ट्रेन द रिस्पोंडेंट फ्रॉम, जिसके खिलाफ उस औरत ने कंप्लेन करी है तो कोर्ट उसे रोक सकता है, आदमी को उसे के साथ बदतमीजी वायलेंस करने से, ठीक है, मारपीट करने से, कॉन्टैक्टिंग द वुमेन, उस लड़की के नज़दीक आने से, ठीक है, उसके वर्क प्लेस या रेजिडेंस अगर वो अलग रह रही है तो वहाँ पे जाने से, ठीक है। रेजिडेंस ऑर्डर, कोर्ट में प्रिवेंट डिस्पोजिशन डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन, मतलब जो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि उसको उसके साथ नहीं रहेगी, और अगर वो कहीं और रह रही है तो वहाँ उसे जाके डायरेक्टली मिल नहीं सकता, उसे दूसरी जगह प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। मॉनिटरी लीव, कंपनसेशन फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब जो उसका अगर उसने उसे मारा पीटा है तो उसका मेडिकल एक्सपेंसेस उसका हस्बैंड देगा, ठीक है। लॉस ऑफ अर्निंग्स, उसको पैसे की प्रोवाइड वही करेगा, मेंटेनेंस देगा उसको। कस्टडी ऑर्डर्स, और जो बच्चे की कस्टडी है वो भी माँ को मिल जाती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑर्डर्स फॉर मेंटल टॉर्चर एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, वो भी उसके लिए भी। अब इसमें अथॉरिटीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर्स, मजिस्ट्रेट डिसाइड्स एप्लीकेशन, और पुलिस।
Prohibition of Child Act 2006. Prohibition of Child Act to prohibit child marriages and production child from exploitation. अब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट का मतलब होता है जो भी बच्चे मेल या जो 21 साल से कम हो, फीमेल जो 18 साल से कम हो, उनकी शादी कब कराते हैं तब उसे बोलते हैं चाइल्ड मैरिज. मैरिज वेयर इधर पार्टी इज़ अ चाइल्ड, ठीक है, चाहे तो बच्चा या बच्ची दोनों, ठीक है. नेचर ऑफ चाइल्ड मैरिज नॉट ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं होना चाहिए. इट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द माइनर. अगर वो बोले कि मैं नहीं करना चाहता तभी भी वॉइडेबल होती है. माइनर कैन फाइल पेटिशन विद इन 2 साल के अंदर अंदर उसे पेटिशन फाइल करना पड़ता है जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता. अब मैरिज कब वॉइड होती है? जब उस माइनर को किडनैप या फोर्स किया जाता है कि शादी करनी पड़ेगी तेरे को, या उसे शादी के लिए बेच दिया जाता है, या ट्रैफिकिंग मतलब उस बच्चे की तस्करी हो रही हो शादी के लिए, ठीक है. अब पनिशमेंट्स भी देख लेते हैं. अगर कोई अडल्ट मेल किसी बच्चे से शादी कर रहा हो, ठीक है, उसे पता है कि बच्ची है, तो 2 साल की सज़ा, 1 लाख रुपए फाइन है. और जो उसके पेरेंट्स हैं या गार्जियन है, अगर वो परमिट कर रहे हैं उस शादी को, वो भी पनिशेबल है. और जो प्रीस्ट मतलब जो पंडित है वो शादी करा रहे हैं, पर्सन परफॉर्मिंग मैरिज, उसे भी पनिश किया जाता है. मेंटेनेंस एंड कस्टडी. कोर्ट में ऑर्डर मेंटेनेंस टू फीमेल चाइल्ड, जो बच्ची होती है उसको मेंटेनेंस मिलेगा, डिसाइड करेगा कोर्ट. और उसकी कस्टडी भी चाइल्ड बॉर्न, अगर उस चाइल्ड मैरिज में वो किसी और बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब खुद वो बच्चे हैं, उन बच्चों का भी कोई बच्चा हो जाता है, वो बच्चा लेजिटिमेट ही कहलाया जाता है. चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर अपॉइंट होता है किस लिए? टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस, कलेक्ट करना एविडेंस, क्रिएट करना अवेयरनेस, ठीक है. अब देखते हैं चाइल्ड मैरिज और डोमेस्टिक वायलेंस में क्या डिफरेंस होता है. अगर पहले डोमेस्टिक वायलेंस सिविली रहता है, अगर ज़्यादा बुरा हो जाता है, मतलब वो लड़की को खून निकाल दे मारपीट के चक्कर में, तो वो उससे क्रिमिनल ऑफेंस भी बन जाता है. और जो चाइल्ड मैरिज है वो तो है क्रिमिनल ऑफेंस. अब डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन को प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, और चाइल्ड मैरिज छोटे बच्चे और बच्चियों को बचाता है शादी से. रिलीफ देखते हैं इसका. जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसमें प्रोटेक्शन मिलता है, रेजिडेंस मिलता है, कंपनसेशन मिलता है. और चाइल्ड मैरिज में एनल और मतलब शादी ख़त्म कर देते हैं और पनिशमेंट अलग से मिलती है, ठीक है. और ये प्रिवेंट करता है डोमेस्टिक अब्यूज़, और वो करता है प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस. और वो अब हमारा रह गया लास्ट वाला 4th यूनिट. भाई ये मैं चाह रही थी इसे ख़त्म हो जाए जल्दी जल्दी, मगर बहुत बड़ा टॉपिक था. अब हम देखेंगे फैमिली कोड्स क्या होता है. फैमिली कोड एक्ट 1984 वॉज इनेक्टेड टू स्टैब्लिश स्पेशल कोड्स फॉर स्पेशल. अब फैमिली कोड स्पेशल कोड्स होते हैं, ठीक है. ये थोड़े कम फॉर्मल होते हैं. इसमें ऐसी मतलब वो पहले सुलझाना चाहते हैं मैटर, अगर सुलह हो जाए उसके बाद वो देखते हैं. अगर सुलह नहीं हो सकती, मतलब ज़्यादा गंभीर मामला है, तब वो बोलते हैं कि तुम लोग सेपरेट हो जाओ, ठीक है. फैमिली मैटर्स के लिए होता है फैमिली कोड्स. अब फैमिली कोड्स कैसे इस्टेब्लिश होता है? जब स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट इस्टेब्लिश अ फैमिली कोड, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कंसल्ट करती है हाई कोर्ट से, तब एक फैमिली कोड इस्टेब्लिश होता है. ये मैंडेटरी है सिटीज़ में और टाउन्स में जो पॉपुलेशन एक्सीड कर रही है मोर देन 1 मिलियन, ठीक है. इट में ऑल्सो सेटअप इन अदर एरियाज इफ़ रिक्वायर्ड. प्रमोट करता है, पर्पज़ क्या होता है? प्रमोट करता है रिकन्सिलिएशन, मतलब पहले वो सुलह कराना चाहता है. और इंश्योर करता है स्पीडी डिस्पोजल, मतलब कोर्ट जल्दी हो जाए सब कुछ, मैटर मामला शांत. प्रोवाइड करता है स्पेशलाइज जस्टिस इन फैमिली मैटर, मतलब जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश. अब पहले देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली कोर्ट्स में क्या क्या आ जाता है. पहले होता है एक जज जो अपॉइंट होता है बाय स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है. और उसको भी 7 साल का जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 7 साल का ही उसको एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए. उसको फैमिली लॉ की नॉलेज होनी चाहिए. मगर जो फैमिली लॉ में जो जजेस की वो प्रेफरेंस होती है वो पहले फीमेल्स जजेस होती हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है प्रेफरेंस. अब काउंसलर्स इसलिए अपॉइंट होते हैं ताकि वो असिस्ट कर सकते हैं, सुलह कराने की कोशिश कर सकते हैं. मतलब कोई लोग होते हैं ना, छोटा सा मैटर हुआ, हमें तो तलाक चाहिए, तो उनके लिए समझाने के लिए काउंसलर्स अपॉइंट होते हैं ताकि वो सुलह करा सकें उन लोगों में. दे हेल्प इन मेडिटेशन, सेटलमेंट एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एमिकेबली. मतलब जब ऐसा कुछ चल रहा हो घर में तो आदमी की भी मेंटल स्टेट भी थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो उनके लिए भी काउंसलर्स अपॉइंट होते हैं. अब इनसे कौन कौन सोशल वेलफेयर एजेंसीज जुड़ी हुई होती हैं? सोशल वर्कर्स हो गए, NGOs हो गए, वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो सब जुड़े होते हैं. दे शोज दैट फैमिली कोर्ट्स फैमिली फंक्शंस डज नॉट ओनली एज अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बस एज अ सोशल जस्टिस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऐसे भी एक्ट करता है वो.
जुरिस्डिक्शन पावर ऑफ फैमिली कोड। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, मैट्रिमोनियल मैटर्स आ जाते हैं, डिवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, नलिटी ऑफ मैरिज, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, मेंटेनेंस, पर्सनल लॉज, CRPC, ठीक है, लेजिटिमेसी एंड गार्जियनशिप, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, गार्जियनशिप, कस्टडी ऑफ माइनर, सब आ जाता है। पावर एंड प्रोसीजर ऑफ फैमिली कोड्स, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। जो फैमिली कोड्स होते हैं आर नॉट स्ट्रिक्टली बाउंड बाय सिविल CRPC, ठीक है, इसका कोई सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होता है, गाइडेड बाय नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो एटमोसफियर होता है वो भी इनफॉर्मल होता है, ठीक है, ताकि कोई डरे ना घुसते हुए भी। इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है, ज़्यादा लोग अलाउड नहीं होते उसमें। ड्यूटी टू प्रमोट सेटलमेंट, मतलब पहले वो सुलह कराना चाहते हैं प्रोसीडिंग से पहले, ठीक है, वो ट्राई करते हैं कि सब सारा मैटर पहले ऐसे सुलझ जाए, प्रोसीडिंग्स की ज़रूरत ना आए, मतलब अलग सेपरेशन की, ठीक है। एविडेंस कैन रिसीव एविडेंस इफ नॉट स्ट्रिक्टली एडमिसिबल अंडर द एविडेंस एक्ट, फोकस ऑन सब्सटेंशियल जस्टिस रेदर देन टेक्निकलिटीज़। वो इतना कुछ टेक्निकलिटीज़ यूज़ नहीं करते, वो चाहते हैं सब कुछ शांति से हो जाए। एक्सक्लूजन ऑफ लॉयर्स आर नॉट अलाउड एज अ मैटर ऑफ राइट, कोर्ट में परमिट लीगल रिप्रेजेंटेशन इफ नेसेसरी। पहले वो लोगों के बीच मतलब लॉयर्स का इतनी जल्दी वो नहीं डालते, वो लोग पहले खुद बैठते हैं, समझाने की कोशिश करती है मैटर्स, ठीक है। और जो अपील लाइज हो जाती है हाई कोर्ट में वो 30 डेज़ के अंदर अंदर हो जाती है। अब फंक्शंस क्या होता है फैमिली कोर्ट के, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स, मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ शांत करवा दे, या तो प्रमोट करता है कंसिलेशन, मतलब सुलह कराने की और उनकी मेंटल स्टेट ठीक करने की, शांत करने की सारा मामला, ठीक है, मेडिटेशन। प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, पहले बच्चे और वुमेन और उनके बच्चों का इंटरेस्ट देखता है, बच्चों का। रिड्यूस करता है सिविल कोर्ट्स में बर्डन, ठीक है। इंश्योर करता है प्रिवेसी एंड डिग्निटी इन फैमिली मैटर्स। अब हम देखेंगे आर्टिकल 44 क्या होता है। आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है हम वो देखते हैं, ठीक है। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी में, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे हम देखते हैं मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, ठीक है, ये सारी पर्सनल लॉ होगी, मगर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है वो होता है सेट ऑफ रूल्स जो सारे सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ये गवर्न करता है मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन, मेंटेनेंस, ठीक है। अब हमें UCC क्यों चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब जब डिफरेंट पर्सनल लॉज आ जाते हैं हिंदू लॉ में, मुस्लिम लॉ, ठीक है, ये इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं स्पेशली अगेंस्ट वुमेन, तो लोग इसका एडवांटेज भी उठा लेते हैं। जेंडर जस्टिस है, रिफॉर्म्स आर नीडेड टू रिमूव डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, बोल लेते हैं ना हमारे रिलीजन में तो ऐसा होता है, तो जेंडर जस्टिस रिमूव करता है और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस रिमूव करता है। नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब सबके लिए एक समान है, स्ट्रेंथन करता है यूनिटी इसलिए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ, अब जब अलग अलग लॉज पढ़ते हैं हम तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो जो UCC है वो लॉ को सिंप्लीफाई कर देता है, सबके लिए एक जैसी हो जाती है। रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली कोड्स एंड UCC, फैमिली कोड्स करंटली अप्लाई डिफरेंट पर्सनल लॉज डिपेंडिंग ऑन रिलीजन। जो फैमिली लॉ होते हैं वो डिफरेंट लॉज अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू रिलीजन, ठीक है। अगर कोई हिंदू है तो उसके लिए हिंदू लॉ अप्लाई होगा, कोई मुस्लिम है तो उसके लिए मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा। मगर अगर UCC इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फैमिली कोड विल अप्लाई ओनली वन यूनिफॉर्म सिविल लॉ, सबके लिए जो एक होगा, ठीक है। और जो डिसीजन होगा वो भी कंसिस्टेंट होगा, उसमें कोई जेंडर इक्वालिटी होगी जो इम्प्रूव करेगा वो। The Family Codes Act 1984 aims to provide speedy, conciliatory and special justice in family disputes through simplified procedure and social welfare approach, ठीक है। तो इसका मेन एम यही होता है सुलह कराना, अगर हो सके तो जस्टिस जल्दी प्रोवाइड करना, केस लटका के ना रखना, ठीक है, और फैमिली डिस्प्यूट रिजॉल्व करना। अब हम देखेंगे आर्टिकल 44 क्या होता है, मतलब UCC आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द स्टेट शैल इंडिव्यू टू सिक्योर ऑल द सिटीजन फॉर ऑल द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब सभी जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो हो। इट कंटेन, जैसे हमने पढ़ा पार्ट 4 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसीज में आता है, आर्टिकल DPSP में आ जाता है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। अब ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब जो आर्टिकल 44 है वो DPSP में आता है। अंडर आर्टिकल 37 DPSP आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट बट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। अगर जैसे किसी का जो DPSP अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो हम जाके कोर्ट में ये नहीं बोल सकते कि हमें ये
ये तो लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमें तो चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स हो जाते हैं, मगर डीपीएसपी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि उनकी ड्यूटी है इम्पोज करना, मगर तुम्हें ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब तुम इसे इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट को कंपेल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते कि इम्प्लीमेंट करो इसको। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ अ सेट ऑफ सिविल लॉज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है। एक सिविल लॉ है जो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सबके लिए फॉलो होता है। अब ये गवर्न करता है मैरिज, अडॉप्शन, डिवोर्स, गार्जियनशिप, सक्सेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। करंटली दिस मैटर्स आर गवर्नड बाय डिफरेंट पर्सनल लॉज, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन। अब जब सबके लिए एक लॉ फॉलो होता है तो वो स्ट्रेंथन करेगा यूनिटी, सबके लिए एक समान। इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके लिए एक जैसा, ठीक है। बिफोर लॉ सब लोग कानून के सामने एक समान है। स्ट्रेंथन करता है जेंडर जस्टिस, मगर सबके लिए, और रिमूव करता है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन। रिलेशनशिप विद फंडामेंटल राइट, आर्टिकल जो 25 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। दिस द डिबेट इज़ वेदर पर्सनल लॉज आर पार्ट ऑफ रिलीजन और सेक्युलर लॉ मैटर्स, ठीक है। ये 14-15 हो गया, राइट टू इक्वालिटी वगैरह। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ यूसीसीसी, मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे हमने पढ़ा जेंडर इक्वालिटी, यूनिफॉर्म एंड सर्टिनिटी इन लॉ, और स्ट्रेंथन करता है सेक्युलरिज्म, रिमूव करता है लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़। और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन, इंडियाज रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब इंडिया में इतने सारे रिलीजन, इतने सारे कल्चर्स हैं, तो ताकि किसी का रिलीजियस, अब फियर ऑफ इंटरफेरेंस विद माइनॉरिटी राइट्स, अब ये भी डर है कि किसी का अगर रिलीजन पे तुम्हें पता है कितनी जल्दी लोग भड़क जाते हैं, तो ताकि कोई हर्ट ना हो किसी के सेंटिमेंट्स, तो इसलिए एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है यूजीसी को, और ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है इसलिए भी। पर्सनल लॉ सीन एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, अब हिंदू लॉ पर्सनल लॉ को सब एक रिलीजियस आइडेंटिटी की तरह देखते हैं, क्योंकि जो लॉ बने हैं हमारे वो वेदास और कुरान पर बेस्ड हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट पोजीशन देखते हैं, यूसीसीसी इज़ नॉट येट इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया, मगर जो गोवा में है वहाँ पे फॉलो हो रहा है कॉमन सिविल कोड, ठीक है। ऑफन सिटीज आर एज एन एग्जाम्पल। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लिविंग रिलेशनशिप, पैलिमनी और सर्वगेसी क्या होता है, ठीक है। अब इतने सारे जब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं तो सोशल चेंज भी हो रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म भी आ रहा है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, तो एक कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट आ रहा है जो लिविंग रिलेशनशिप, पैलिमनी और सरोगेसी। अब पहले ये देखते हैं लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है। लिविंग रिलेशनशिप एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट है जहाँ पे जो अनमैरिड कपल्स हैं वो मैरिड कपल्स की तरह रहते हैं विदाउट मैरिज, ठीक है। मतलब शादी नहीं हुई है, रह वैसे ही रहे हैं जैसे शादीशुदा कपल्स रहते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक स्टैट्यू लिविंग रिलेशनशिप बट कोर्ट हैव रिकग्नाइज देम एज अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, मतलब कोई लीगली स्टैट्यूट नहीं है, कोई लीगल प्रोविजन नहीं है कि लोग ऐसे रह सकते हैं, मगर अब इसको एक प्रिंसिपल की तरह देखा जाता है, क्योंकि देखो आर्टिकल 21 जो हमें बताता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, ठीक है। तो हमें एक पार्टनर चूज़ करने का राइट भी मिलता है उसमें, तो ये अडल्ट को एक राइट देता है कि वो लोग रह सकें एक साथ बिना शादी के भी, ठीक है। तो वो होता है लिव इन रिलेशनशिप। अब इसमें देखते हैं लीगल रिकग्निशन, जो वुमेन रह रही है एक लीगल वो लिव इन रिलेशनशिप में इन द नेचर ऑफ मैरिज इज एंटाइटल्ड प्रोटेक्शन। अगर देखो कोई फीमेल है वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है किसी आदमी के साथ, ठीक है, अगर और उसके पास वो आदमी उसे मारता है तो उसके पास उतने ही सेम राइट्स होंगे जैसे एक मैरिड वुमेन के पास होते हैं, ठीक है, जिसकी शादी हो चुकी होती है। शी कैन मेंटेन्स, वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है और उसको रेजिडेंस राइट भी मिल सकता है अगर वो उसको सू करे तो, मतलब उसके खिलाफ केस करे तो। वो एक लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़की है उसके भी सेम राइट्स ही होंगे जैसे एक मैरिड वुमेन के होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। अब लेजिटिमेसी देख लेते हैं ऑफ चिल्ड्रन। अगर कोई भी बच्चा लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होता है तो उसको प्रॉपर्टी राइट देखता है। उसको जो प्रॉपर्टी राइट होता है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से तो नहीं मिल सकता, मगर जो उसके पापा की प्रॉपर्टी होगी तो वो उसमें से हक ले सकता है एज पर जुडिशियल रूलिंग्स, ठीक है। पैलिमनी क्या होता है? पैलिमनी रेफर्स टू अ फाइनेंशियल सपोर्ट ग्रांटेड टू अ पार्टनर आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम अ लिव इन रिलेशनशिप सिमिलर टू एलिमनी इन मैरिज। जैसे जब डिवोर्स होता है तो लड़की को एलिमनी मिलती है, ठीक है। अगर ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप में वो लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं मतलब, तो वो भी फाइनेंशियल से काइंड ऑफ पैलिमनी ले सकती है, ठीक है। मतलब लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उनका हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, ठीक है, वो लोग सेपरेट हो जाते हैं तो मांग सकते हो उसे पैलिमनी। तो टर्म, और ये वैसे टर्म यूएस से आया है इनडायरेक्टली, ठीक है, थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन।
अब ये भी देख लेते हैं पैलिमनी कंडीशन टू क्लेम पैलिमनी। अब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना चाहिए, वो दोनों अपने आप को पब्लिक में ऐसे कपल्स हस्बैंड और वाइफ ही दिखा रहे हो, और कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सरोगेसी क्या होती है? सरोगेसी एक अरेंजमेंट है वेयर अ वुमन सरोगेट मदर कैरीज अ डिलीवर अ चाइल्ड फॉर अनदर पर्सन ऑफ। जब एक औरत दूसरी औरत के दूसरे पार्ट मतलब कपल्स के लिए अपना बच्चा कैरी करती है तो उसको बोलते हैं सरोगेसी। पहले दो टाइप्स की सरोगेसी होती है, एक होती है ट्रेडिशनल सरोगेसी जिसमें वो खुद के एग्स, जो सरोगेट मदर होती है उसके खुद के एग्स होते हैं। एक होती है जेस्टेशनल सरोगेसी जिसमें कोई जेनेटिक लिंक नहीं होता सरोगेट का, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया ये होता है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 से, ठीक है। आप देखते हैं एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी क्या होती है, जो कमर्शियल सरोगेसी नहीं होती है। मतलब ये नहीं होता कि लोग प्रमोशन कराते हैं कि हाँ हम सरोगेट मदर बन सकते हैं आपकी, वो नहीं चलता, वो पनिशेबल है। अवेल टू इंडियन कपल्स ओनली विद कंडीशंस। अब ये जो है वो इंडियन कपल्स के लिए ही है मगर कंडीशंस के साथ। जो सरोगेट मदर होनी चाहिए वो मैरिड होनी चाहिए, उसका खुद का भी कोई बच्चा होना चाहिए। अब इसकी स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी, एक मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स वो होता है, और जो कमर्शियल सर्टिफिकेट्स है, कमर्शियल सरोगेसी है वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। पॉजिटिव डेवलपमेंट देख लेते हैं। अब इसे रिकग्निशन ऑफ चेंजिंग सोशल रियलिटीज़। अब जैसे जैसे समाज बढ़ रहा है तो ये भी सब कुछ भी चेंज हो रहा है, तो एक्सेप्ट करना सीखा है हमारी लॉ ने, ठीक है। प्रमोशन ऑफ वुमेन इन नॉन मैरिटल रिलेशनशिप, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहती है औरतें, उनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिला है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के थ्रू। लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन इन सरोगेसी। बोल बोल के गला भी सूख गया मेरा, सॉरी। मतलब सरोगेट को भी, जो सरोगेट मदर होती हैं उनको भी मतलब पहले तस्करी कर देते थे लोग बच्चा पैदा करने के लिए सरोगेसी के लिए, तो ये भी एक लीगल फ्रेमवर्क है जो प्रिवेंट करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट मदर्स, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21 लाइफ टू लिबर्टी, ठीक है। मॉरल, अब चैलेंज क्या करता है, मॉरल एंड कल्चरल ऑपोजिशन, ठीक है। प्रूविंग नेचर इन ऑफ लिविंग रिलेशनशिप, रिस्ट्रिक्शन प्रोविजन इन सरोगेसी लॉ, नीड टू क्लियर लेजिस्लेशन ऑन पैलिमनी। अब जो भी ये ट्रेंड्स आए हैं, ठीक है, ये राइट बेस्ड है, जेंडर जस्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिव अप्रोच है, ठीक है। और जो कोर्ट एंड पार्लियामेंट आर ग्रेजुअली अडॉप्टिंग लॉ, मतलब देखो इतना चेंज आ गया, लिव इन रिलेशनशिप हो गया, सरोगेसी हो गई, पैलिमनी हो गई, ये सब एक्सेप्ट कर रही है हमारी लॉ, ठीक है। अभी कोई बिल्कुल एक्यूरेट प्रिंसिपल्स नहीं है मगर ये लोग ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारा फैमिली लॉ इतना ही था। जितने भी BA LLB वाले हैं, और ख़ासकर जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो HNB GU वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू।